हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, क्लास चल रही है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे सभी के हाल चाल सभी के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मस्त मजामा। चलिए, कल कहां चले गए थे? कल हम लोग एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो उसमें गए थे। हम सभी टीचर्स को बुलाया गया था। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। हाँ भाई, तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हमें विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर पढ़ना है ना। ये चैप्टर जो है वो हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे ना। विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये एनसीईआरटी आपके सामने खुली हुई है। ये चैप्टर में मैक्सिमम थ्योरेटिकल ही बातें हैं। वैसे तो मतलब मेरा मन था कि वाला चैप्टर हम बाद में कर लेते, लेकिन फिर मैं सोचा कि यार काहे एक छोटी सी चीज भी छोड़ी जाए। इससे सवाल आ रहे हैं नीट में, है ना। तो मैं आपको मतलब बेसिकली इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाए, मतलब इसमें कोई इससे बहुत देर नहीं लगेगी। 2-3 घंटे, 1-1.5 घंटे में, 1 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब थ्योरी भी खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये वाला जो है वो हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की किताब यहाँ पर खुली हुई है, अगर आपके पास भी है तो मैं आपको बता दूंगा कि एनसीईआरटी की किताब में कब क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कहां से आपको पढ़नी है इसमें, और साथ ही साथ इसमें हमें क्या क्या समझने वाली बातें हैं। ठीक है, तो और आपको क्या क्या रीड करना है। तो वैसे तो मेरी एडवाइस है कि आप पूरा का पूरा चैप्टर भी रीड कर लोगे, पूरा का पूरा चैप्टर भी पढ़ लोगे, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। साथ ही साथ अब इस चैप्टर में अगर हम देखें तो इस चैप्टर के 2 इंपॉर्टेंट से पार्ट होते हैं। एक सबसे पहली बात जो होती है, एसी जनरेटर नहीं बताया बेटा, एसी जनरेटर बताया था मैंने आपको, है ना। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर था उसमें बताया था, एसी में भी बताया था। मतलब एसी जनरेटर का मैंने डायग्राम से नहीं समझा था आपको, उसका थ्योरी पूरा समझा दिया था। आज ही हो जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, 7:33 हो रहे, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, है ना। आज ही नहीं, अभी ही हो जाएगा खत्म। ठीक है, उसके बाद में हम क्वेश्चन करते रहेंगे जितनी देर तक लगेगा हमें। तो देखो यार, थोड़ा सा ऐसा माहौल बनाते कि हो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर इस शताब्दी का, इस सदी का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर फिजिक्स में, बहुत डिफिकल्ट बातें पढ़ना होती है हमें। तो देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहली और आखिरी बात है विस्थापन धारा। बस यही समझना हमें, 15 मिनट लगेंगे विस्थापन धारा समझने में। विस्थापन धारा समझने के बाद में हमें यह समझना होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है, ठीक है, उसमें फिर मैक्सवेल के नियम वगैरह क्या होते हैं, और साथ ही साथ यहां पर से थ्योरेटिकल बातें शुरू हो जाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, तरंगों का स्रोत क्या होता है, तरंगों में इसके गुण क्या होते हैं, ये सारी थ्योरेटिकल बातें ये आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ इसके अलावा ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा मैं भी, और इसके अलावा इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। इसको याद करने के मैं तरीके वगैरह बता दूंगा। बाकी इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में, बाकी ये क्या है, हर एक तरंग के बारे में समझाया गया है यहाँ पर। तो हर एक तरंग के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बात है वो रीड कर लेना। इसके बाद में इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होगा भैया ये तरंग में क्या हो रहा है, वो सब बोर्ड में पूछा जाता था। बाकी वो नीट में हमें इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यही है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी में ही इसका एक टेबल दिया गया, आपको कहीं और दूसरी किताब से या कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में ही ये एक इसका टेबल दिया गया जिसमें इनकी तरंगदैर्घ्य, उत्पादन कैसे होता है और उसमें क्या क्या उसके गुण है और उसमें उसका उपयोग क्या है तरंग का, वो दिया हुआ। बस चैप्टर खत्म हो चुका है। इसका सारांश वगैरह आप रीड कर सकते हो और कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन इसके। ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय। तो इस चैप्टर में अब सबसे पहले कुल मिला के कहानी यही है कि हमें समझना है विस्थापन धारा। सबसे पहले विस्थापन धारा समझना होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। विद्युत चुंबकीय तरंगों में, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम विस्थापन धारा। विस्थापन धारा, तो विस्थापन धारा क्या होती है, और बस यही लॉजिकल बात है इस चैप्टर में समझने के लिए।
विस्थापन धारा। देखो एक्चुअल में ये सर यहां क्यों समझाया जा रहा है, ये यहां क्यों समझाया जा रहा है, मतलब कि ये विस्थापन धारा है सर, तो धारा वाले चैप्टर में, विद्युत धारा वाले चैप्टर में हो गया था विस्थापन धारा, ये धारा तो वहां पे हमने पढ़ लिया था। तो यहां पर क्यों बताया जा रहा है, ये धारा यहां पे कैसे आ गया सर, बीच में धारा कैसे आ गई। एक्चुअल में जो विस्थापन धारा है वो हमें एक तरीके से सामंजस्य बिठाएगी विद्युत चुंबकीय तरंग में, कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र साथ में होता है। तो यहां पर विस्थापन धारा जो है वो बेसिकली हमें बताएगी कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता था। इसी वजह से जो तरंग होती है उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र साथ में होता है। अब सबसे पहली बात शुरू करूं, उससे पहले बता देता हूं इसका हमारी धारा से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि जो हमने विद्युत धारा, इसके पहले हमने जो धारा पढ़ी थी वो कौन सी थी, विद्युत धारा, तो इसका विद्युत धारा से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। मतलब ये विद्युत धारा के आसपास भी नहीं है कुछ, ठीक है। तो सर यहां पर इसको धारा नाम क्यों दे दिया, धारा क्यों नाम दिया वो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन हमारा जो विद्युत धारा, तो विद्युत धारा क्या होता था, एक बार छोटा सा रिवाइज करवा देता हूं। विद्युत धारा में हमें पता था सर कि हमारे पास जब आवेश प्रवाहित होते थे, एक बार लिख देते हम छोटे में, कि विद्युत धारा क्या होता था, विद्युत धारा क्या होता था, विद्युत धारा क्या होता था। मैं रिवाइज इसलिए करवा रहा हूं, ईमानदारी वाली बात, क्योंकि अगर मैं सीधे विस्थापन धारा समझा दूंगा तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो फिर तुम बोलोगे सर आज तो आपने 10 मिनट ही पढ़ाया, तो 5 मिनट पहले ही रिवाइज करवा देता हूं थोड़ा बहुत। हमें पता था कि सर यहां पर एक प्रतिरोध होता है ना, मुझसे ईमानदार आदमी तुम्हें कोई नहीं मिलेगा दुनिया में। यहां पर एक प्रतिरोध होता है और यहां पर ये ई सेल होता था, ठीक है, और यहां पर धारा प्रवाहित होती। तो विद्युत धारा क्या होता था, विद्युत धारा होता था सर आवेश की प्रवाह दर dq बटा dt या डेल्टा q बटा डेल्टा t। जितना आवेश बहेगा उतनी ज्यादा धारा जाएगी। मतलब बेसिकली विद्युत धारा में हमें यह पता चलता था कि आवेश बहना जरूरी है, आवेश बहना जरूरी है, आवेश बहेगा तो धारा आएगी। मतलब आवेश नहीं है तो धारा नहीं है, आवेश नहीं है तो धारा नहीं है, आवेश नहीं है तो धारा नहीं है। और ये विद्युत धारा में आगे चल के हमने ये पढ़ा था कि विद्युत धारा जहां होती है, विद्युत धारा जहां होती है, तो विद्युत धारा क्यों होती है, पहले तो ये बताओ यार विद्युत धारा क्यों प्रवाहित हुई थी, विद्युत धारा किसकी वजह से प्रवाहित हुई थी, विद्युत धारा किसकी वजह से प्रवाहित हुई थी। तो सर यहां पर एक बैटरी लगाई गई थी हमारे द्वारा, क्या लगाई गई थी हमारे द्वारा, एक बैटरी लगाई गई थी। और सर ये जो बैटरी या जो सेल हुआ करता था, ये बैटरी या सेल एक्चुअल में इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तार में क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तार में, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तार में, उसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित हुई थी या उसकी वजह से आवेश प्रवाहित हुए थे, हाँ बैटरी की वजह से। अब अगर यहां पर यह विद्युत धारा या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया था, तो हमें पता था कि यहां पर विद्युत क्षेत्र जहां होता है, फिर आगे चलकर हमने चैप्टर में पढ़ा, अगले चैप्टर में, जहां पर विद्युत क्षेत्र होता है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, ठीक है। मतलब इस बात की गारंटी थी इस दुनिया में कि जहां विद्युत क्षेत्र है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा ही होगा, जहां विद्युत क्षेत्र है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा ही होगा। इतना पक्का 110% बात पता थी साइंटिस्ट लोगों को। तो ये आगे चलकर जो पता चला उससे फिर ये बात और वेरीफाई हुई कि ये दुनिया में सिमेट्री बहुत होती है, और नेचर, भगवान ने जो पूरा नेचर बनाया वो कुछ इस प्रकार से रचा है। जैसे आपने ये बातें कभी सुनी होगी ना कि हमारे यहां पर जो, अगर हम मान के चलो बॉडी के अंदर पूरा घुस जाए एक सेल के अंदर एटम देखे, परमाणु देखे, तो परमाणु का जो संरचना है वैसी की वैसी संरचना बहुत बड़े स्तर पर अगर हम चले जाओ और हम हमारा सोलर सिस्टम समझे तो वो भी वैसा ही है कि बीच में सूर्य है, चारों तरफ ग्रह घूम रहे, और वो उसमें अगर वो उससे बहुत बड़ी चीज है और उससे बहुत ज्यादा छोटी चीज जो है वो हमारे परमाणु, उसमें भी वैसा ही है। मतलब कि यहां पर सिमेट्री बहुत है नेचर में, कि अगर ऐसा हो रहा है इसकी वजह से तो उसका उल्टा भी संभव होता है, उसका उल्टा भी संभव होता है। तो कभी पहले नहीं पता था कि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से विद्युत क्षेत्र आ सकता है क्या, तो वही एक्चुअल में विस्थापन धारा में पता चला। इसे अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट करंट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब क्या होता है यहां पर यह समझना होगा हमें, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ था
तो ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था? मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये मैक्सवेल भैया ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसी वजह से यहां पर मैक्सवेल की इक्वेशन बोली जाती है। और मैक्सवेल का इतना बड़ा नाम है, उसने विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में जो सबसे ज्यादा खोज वगैरह हुई थी और जो सारा काम हुआ था वो मैक्सवेल ने किया था। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात जो है वो मैक्सवेल ने ढूंढी थी। क्या मैक्सवेल के दिमाग में आया? वैसे ये बात तुम्हारे दिमाग में भी आ सकती थी कि अगर मान के चलो सर कहीं पर ये एसी में भी होगा डीसी में भी होगा, पहले हम डीसी में समझ लेते हैं कि सर हमारे पास कहीं पर संधारित्र है। क्या किसी के दिमाग में ऐसा आया कभी? तो सर आपने हमें पढ़ा दिया, आपने हमें पढ़ाया कि यहां पर ये संधारित्र है, यहां पर बैटरी लगी हुई। अच्छा ये बताओ कि जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे संधारित्र को तो क्या होगा? जैसे ही मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया का नहीं था, पहली बात, और दूसरी बात ऑस्ट्रेलिया का नाम कोई क्लास में लेगा नहीं, और तीसरी बात क्रिकेट का नाम भी नहीं लेगा अभी कोई थोड़े दिनों तक, है ना। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। चलो भाई बताओ क्या होगा, क्या होगा ये बताओ। आनंद भैया ने आज बहुत बढ़िया काम करके दिया है, जूस ला के दिया आज आनंद भैया ने, हमें बहुत जोर से भूख लग रही थी। हाँ भाई, तो आज तो अब हम 1 बजे तक पढ़ेंगे। फिर बताओ क्या होगा, करंट जाएगा या नहीं जाएगा? करंट जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ सर, जैसे ही आपने बैटरी बंद करी या आपने यहां पे परिपथ को बंद करा तो हमें पता है सर कि यहां पर से धारा जाने लगी। धारा इसमें से हमने पढ़ा कि टाइम t इक्वल टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू 0 पर ये किसकी बात ही व्यवहार करता है? सर यहां पर ये मैक्सिमम धारा जाने देता है। और इसका हमने IT ग्राफ वगैरह भी ऐसा कुछ पढ़ा था कि सर जैसे ही यहां पर हमने सर्किट बंद करा तो इसमें यह कुछ ऐसी कहानी हो जाएगी, कुछ ऐसी कहानी हो जाएगी। मतलब पहले करंट जाएगा, फिर उसके बाद में जैसे 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 आगे बढ़ेंगे हम तो उसमें करंट जो है वो कम होगा और अल्टीमेटली यहां पे क्यू आवेश आ जाएगा। तो यार ये बात बताओ मेरे को बताओ कि यहां पर अगर अमीटर लगाएंगे हम तो ये अमीटर रीडिंग बताएगा? बोले हाँ सर अमीटर रीडिंग बताएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे धारा जा रही है। तो एक बात बता यार, यहां पे ये पॉजिटिव आवेश है नेगेटिव आवेश है? मान के चलो कि यहां से पॉजिट्रॉन निकला, वो यहां पे पहुंचा, तो यहां कैसे चले गया? बीच में तो गड्ढा है। अरे बीच में परत, संधारित्र क्या, संधारित्र के बीच में तार जुड़ा हुआ था क्या? नहीं सर, बीच संधारित्र के बीच में तार नहीं, बीच में तो कुचालक होता है, या बीच में कुछ पराविद्युत होगा। तो पराविद्युत है यहां पर, तो यहां तो विद्युत क्षेत्र आया। अरे मेरे प्यारे, यहां तो क्या आया? विद्युत क्षेत्र आया। तो विद्युत क्षेत्र आया तो ये सर मामला कैसे समझ नहीं आया मेरे को नहीं आया सर, बिल्कुल समझ नहीं आया सर। यहां पर आवेश, अब सर आपने तो बता था कि जब बंद पथ होता है तब ही धारा जाती है, तो धारा यहां पर जाएगी, तो यहां पर जाकर तो सर यहां पे आगे जगह ही नहीं मिली, तो धारा जा भी क्यों रही है? और यहां से गई तो ये कैसे कूद के चले जाते क्या वहां पर? तो बीच में तो मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ था सर। करंट जाएगा ना, ये तो पढ़ा है हमने, लेकिन बीच का मामला कैसे क्लियर हो पाएगा सर? बीच का मामला कैसे क्लियर हो पाएगा? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, पहली बात। दूसरी बात, साथ ही साथ मैक्सवेल ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, दोनों के जवाब हम ढूंढेंगे, अभी दोनों के सवालों के जवाब मैं बताऊंगा। मैक्सवेल ने एक चुंबकीय सुई ली। क्या लिया? चुंबकीय सुई ली। तो यहां पता तो था कि धारा जा रही है क्योंकि यहां पर अमीटर लगा हुआ है, और यहां पर से धारा इधर भी आ रही है, ये भी पता, तो बीच में पता नहीं क्या हो रहा है, जादू हो रहा है सर, ये तो है ना सर। ये मजेदार चीज है, मजेदार चीज। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ सर कि यहां से गया, बीच में गायब हो गया और एकदम से उधर आ गया। सर ये तो डोरेमोन का जादुई दरवाजा बन चुका है कि ये दरवाजे में से घुसा, बीच में गायब हो गया और कहीं और पैदा हो गया। ये तो बिल्कुल पहली बात। दूसरी बात ये हुई
कि यार यहां पर उसने चुंबकीय सुई रखी, मतलब कि वो कंपास रखा, तो कंपास यहां रखेगा तो यहां पे डिफ्लेक्शन आएगा। हाँ सर, यहां पर अगर कंपास रखेंगे तो डिफ्लेक्शन आएगा। क्यों डिफ्लेक्शन आएगा, क्यों विक्षेपण होगा? क्योंकि सर यहां पे धारा जारी है और हमें पता है कि जहां विद्युत धारा होती है चुंबकीय विद्युत क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र तो विक्षेपित होगी। फिर ये यहां गया, यहां भी रखा, उसने बोला भाई विक्षेपण होगा, यार यहां भी विक्षेपण होगा। लेकिन मजेदार बात है, जब यहां रखा तो यहां भी विक्षेपण हो गया। मतलब सर बीच में कुछ अनोखा हो रहा है इस दुनिया में, बीच में कुछ अनोखा हो रहा है इस दुनिया में, बीच में कुछ अनोखा हो रहा है इस दुनिया में कि सर यहां पर धारा नहीं है, मतलब यहां तो विद्युत क्षेत्र, यहां चुंबकीय क्षेत्र थोड़ी ना है यार। अरे यार यहां तो विद्युत क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र थोड़ी ना है। यहां विद्युत धारा तो चुंबकीय क्षेत्र भी, यहां पे विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र है तो सर चुंबकीय क्षेत्र तो है ही नहीं, तो यहां पे विक्षेपण कैसे हो गया इसमें? मतलब यहां चुंबकीय क्षेत्र है। तो फिर यहां से मैक्सवेल को बात समझी कि भैया इसमें कुछ बहुत खतरनाक कार्यक्रम हो रहा है। तो मैक्सवेल को यह समझ में आया कि जब भी हमारे पास, यही काम मैंने बैटरी के साथ बताया है, यही काम है ना, आप एसी स्रोत के साथ भी कर सकते हो, है ना। एक तो एनसीईआरटी वाले डायग्राम कुछ बना के देते ही नहीं है। यहां पर ये जैसे डायग्राम बने हुए, चलो कुछ नहीं बनाया इनने, यही डायग्राम आप एसी स्रोत के साथ भी बना सकते हो, यही डायग्राम एसी स्रोत के साथ भी बन सकता है। तो यहां पर अब होगा क्या सर इन सबसे? तो इन सबसे हमें यह समझ में आई, पहली बात यह समझ में आई कि यह एक्चुअल में सर धारा यहां पे जा कैसे रही थी। पहले सवाल का जवाब देता हूं मैं आपके, है ना। तो पहले सवाल का जवाब यह है, यहां पे धारा ऐसे ही जा रही है बेटा कि यहां पर एक्चुअल में ये बह नहीं रहा अंदर यहां पे कोई आवेश बह कर नहीं जा रहा है, अंदर आवेश बह कर नहीं जा रहा है। तो सर फिर कैसे हो रहा है? देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहां पर ये पॉजिटिव आवेश था, वो पॉजिटिव आवेश इकट्ठा हो रहा है यहां पर जाके। तो उसको मतलब देखो विद्युत धारा में हमने पढ़ा कि बंद परिपथ होना चाहिए तभी बहती है, लेकिन यहां पर खुला परिपथ है, फिर भी क्यों बह के जा रही है? क्योंकि यहां पर एक्चुअल में धारा जो है वो क्या, आवेश की प्रवाह दर है। तो आवेश को पता है कि भले ही उसको आगे जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन आवेश के पास यहां पर एक प्लेट जरूर है, आवेश के पास यहां पर एक चालक जरूर है जहां पर वो जाके इकट्ठा हो सकता है ना, जहां पर वो जाके रुक जरूर सकता है। तो यहां से यह आवेश बहकर यहां पर जाएगा और इधर का भी आवेश, नेगेटिव आवेश बहकर यहां पर चलेगा। इस वजह से एक प्लेट पॉजिटिव हो जाती है, एक प्लेट नेगेटिव हो जाती है। तो बीच में आवेश बहकर नहीं जा रहा है ना। तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, वो अमीटर जो है हमारा, वो धारा क्यों बता रहा है? क्योंकि क्या होगा, यहां पर से ये जो पॉजिटिव आवेश बहकर यहां चले जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसा भी समझ सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसा भी समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो कि एक बात बताओ यार, है ना, कभी आपने, मैं प्रत्यावर्ती धारा की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं डीसी स्रोत की बात कर रहा हूं, है ना। कभी आपने ऐसा यार करके मत देखना, है ना, कभी ऐसा सुना हो या कभी ऐसा किया हो कि कुछ लोग सेल में, है ना, ये जैसे कर मान के चलो ये सेल है, इसमें चार्जिंग है या नहीं चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा जीवान से टच करके देखते हैं कि हाँ इसमें हल्का सा करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जीवान से टच करते, क्योंकि हमारी जीवान बहुत सेंसिटिव होती है और इसमें बहुत कम वोल्टेज होती है, 1.2 वोल्ट, तो इससे कुछ होगा नहीं हमारा, है ना। हाथ पे लगेंगे तो पता भी नहीं चलेगा करंट आ रहा है नहीं आ रहा। या इसके अलावा आपने ऐसा देखा होगा कि बैटरी में, है ना, बैटरी में अगर हमारे पास एक बैटरी है तो बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो उसको हाथ लगा, अगर हमने पॉजिटिव टर्मिनल को अगर हाथ लगाते तो हमें झटका लग जाएगा। भले ही हम स्लीपर पहन के खड़े हो, भले ही हम लकड़ी के टुकड़े पर खड़े हो, लेकिन उसमें झटका जरूर लग जाएगा, करंट जरूर लग जाएगा। मतलब वहां से आवेश निकलकर आपके शरीर में से बह गया और आपके शरीर पर आ चुका है वो आवेश बहकर आपके शरीर पर आ चुका है। मतलब देखो धारा में ये जरूरी है कि पथ होना चाहिए, लेकिन आवेश को यह भी पता है कि देख, अब अगर तुम्हें चटका क्यों लगा, तुम्हें करंट क्यों लग गया, तुम्हारा पथ तो कंप्लीट ही नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास आवेश आ गया ना। क्यों आ गया? क्योंकि वो आवेश बहकर इस उम्मीद में तुम्हारे पास आ गया कि तुम्हारी बॉडी पे वो संचित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो वही उम्मीद के साथ आवेश यहां पर बढ़ता है और उसी उम्मीद के साथ यहां पे नेगेटिव आवेश बढ़ता है। ठीक है, मतलब पहली बात तो समझ में है कि हाँ सर यहां पे आवेश बह सकता है। अब बीच वाली बात, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्यों आया? तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में कहानी ये होती है कि जब अब ध्यान सुनना मेरी इस बात को, जब संधारित्र के अंदर बीच में किसी भी बिंदु पर मैं बात करूं, तो किसी भी बिंदु पर या संधारित्र के बीच में, या अगर संधारित्र ना भी हो इस दुनिया में, अगर मेरे पास कहीं पर विद्युत क्षेत्र E है, अगर मेरे पास कहीं पर विद्युत क्षेत्र E है, E विद्युत क्षेत्र है, तो इस E विद्युत क्षेत्र
अगर ये ई विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, या मैंने यहां पर, है ना, मैंने यहां पर एक ऐसा इमेजिनरी काल्पनिक क्षेत्रफल माना, मैंने यहां पे काल्पनिक एक क्षेत्रफल मान लिया, तो अगर इस क्षेत्रफल से जुड़ने वाला विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है समय के साथ, या विद्युत फ्लक्स बदल रहा है समय के साथ, मेरे शब्दों पर ध्यान दें, मैं विद्युत बोल रहा हूं, चुंबकीय नहीं बोल रहा हूं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में मैंने यही बात चुंबकीय बोली थी, लेकिन वहां पर चुंबकीय जब बोली थी कि चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है, तो वहां पे कॉइल बनाई थी। वास्तविक कॉइल होना वहां पे जरूरी है जिसमें धारा उत्पन्न होगी, लेकिन यहां पर कुछ नहीं भी हो तो ये एक चमत्कारी चीज पाई गई कि अगर मैंने यहां पर एक विद्युत क्षेत्र लगाया और ये विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदल रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि इस कॉइल से या इस काल्पनिक क्षेत्रफल से, याद रखो काल्पनिक शब्द बार बार के बोलो कि ये वास्तविकता में नहीं है, मतलब मान के चलो यहां पे मेरे पास ये जगह है, यहां विद्युत क्षेत्र आ रहा है, ये विद्युत क्षेत्र हवा में कहीं पर भी, हवा में कहीं पर भी अगर विद्युत क्षेत्र आ रहा है, विद्युत क्षेत्र आ रहा है, और अगर विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है समय के साथ, मतलब मैं बोल सकता हूं विद्युत फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो यहां पर यह पाया गया कि यहां पर इन पे जिस हिसाब से विद्युत क्षेत्र बदलेगा उस हिसाब से धारा उत्पन्न होगी, है ना। एक्चुअल में ये धारा जो है वह धारा हमारे आवेश बहने वाली धारा नहीं है, वो आवेश बहने वाली धारा नहीं है, बस ये बोला गया कि यहां पर क्या होगा, यहां पे एक अलग डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा, है ना। वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा वह एक्चुअल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करवा रहा है ना। देख वो है या नहीं, वो किसी ने देखा नहीं, या किसी ने नहीं देखा कि यहां पे विद्युत क्षेत्र, यहां पे धारा आ रही है नहीं आ रही है, या यहां पे कुछ आवेश बह रहा है नहीं बह रहा, उससे मतलब नहीं था। मतलब क्या था कि यहां पर जब चुंबकीय सुई रखी तो ये चुंबकीय सुई में विक्षेपण आ गया, चुंबकीय सुई में विक्षेपण आ गया। तो अगर चुंबकीय सुई में विक्षेपण आ चुका है, चुंबकीय सुई में विक्षेपण आया, मतलब चुंबकीय सुई में विक्षेपण आया, मतलब क्या हुआ, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से, आज तक ऐसा इतिहास में पता था कि चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से आता है, तो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, विद्युत धारा की वजह से आता है। तो ऐसा माना गया कि यहां पर एक्चुअल में एक इमेजिनरी या काल्पनिक धारा आ चुकी है, और उस धारा को नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि बोला गया ये बराबर होता है एप्सिलॉन डी फाई बटा डी टी। और फाई जो होगा यहां पे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब में से आई डी से चिन्हित करूंगा, किससे चिन्हित करूंगा, आई डी से। और ये जो था इसे मैं आईसी बोल दूंगा, कंडक्शन करंट है, अंग्रेजी में कहते हैं इसे कंडक्शन करंट, अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्शन करंट, ठीक है, या चालन धारा या विद्युत धारा बोल सकते हैं हम इसे। और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो क्या ये वाकई में करंट है क्या, वाकई में करंट है क्या, नहीं ये वाकई में करंट नहीं है यार, ये करंट नहीं है, ऐसा नहीं कि आवेश बहकर जा रहा, करंट नहीं है। तो सर इसका नाम फिर धारा क्यों दे दिया, नाम धारा क्यों दे दिया फिर इसका, एक्चुअल में नाम इसका धारा इसलिए पड़ा, इसलिए नाम इसका धारा पड़ा क्योंकि यह क्या करवा रहा है, ये यहां पर ये काल्पनिक रूप से हमारे लिए चुंबकीय क्षेत्र तो वास्तविकता में चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। तो वहां पर वो जो चुंबकीय क्षेत्र आया, वो चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से आया, तो वहां पर सर हमने बोला कि यहां पर एक्चुअल में विद्युत फ्लक्स बदल रहा है, और विद्युत फ्लक्स बदल रहा है तो उसकी वजह से एक विद्युत धारा उत्पन्न हुई, काल्पनिक धारा उत्पन्न हुई, ठीक है। और वह काल्पनिक धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र आया। तो यह धारा का नाम हमने दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, इसे बोला एप्सिलॉन डी फाई बटा डी टी। या मैं चाहूं तो फाई का तो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स को क्या लिख सकता हूं, मैं विद्युत फ्लक्स को लिख सकता हूं एप्सिलॉन ए डीई बटा डी टी। तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप एसपी सर के स्टूडेंट हो, एसपी सर के चीते हो, कि क्या ये केवल संधारित्र में पॉसिबल है, नहीं, ये कहीं पर भी मान के चल मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, मैंने यहां पे मेरे हाथ में कुछ चमत्कारी चीजें, वो पिक्चर आती ना एवेंजर वगैरह वाली की, तो उनके हाथ में से चमत्कारी चीजें होती और उनके हाथ में ऐसे आवेश आ जाता है, करंट इसमें से दिखाई देने लग जाता है। वो एक्चुअल में दिखाना यही चाहते हैं कि क्या होता है कि अगर मान के चलो कि हमारे पास ऐसी कुछ असीम शक्तियां आ जाए कि मेरे यहां पर ये पॉजिटिव आवेशित हो जाए हाथ, और ये हाथ नेगेटिव आवेशित हो जाए, तो अगर मैं हाथ को बार बार ऐसे हिलाऊंगा तो यहां पर क्या हो रहा है, इसके बीच में विद्युत फ्लक्स बदलने लग जाएगा। अगर आवेश परिवर्तित हो जाए तो विद्युत फ्लक्स बदलने लग जाएगा, और विद्युत फ्लक्स बदलेगा तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आ चुका है, और फिर वो ऐसे घुमा के ऐसे तुम्हारा बूम फेंक देंगे। मतलब क्या हो कि वहां पे विद्युत चुंबकीय तरंगे निकली जिसने चीजों को तबाह कर दिया।
ठीक है। तो वो जो सारी चीजें बताई जाती है, वो सारी चीजें बताई, उसका साइंटिफिक तरीका जो है वो ये है। क्लियर है मामला? तो यहां पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि यह हमारे पास विद्युत, ये हमारे पास ये आईडी हो गया, ये इसे हमने डिस्प्लेसमेंट धारा नाम दिया। हाँ, थॉर वगैरह और इन सब में जो बताया ना डॉक्टर स्ट्रेंज, बिल्कुल। हाँ, वो जादू नहीं, वो फिजिक्स है। चलिए, तो सर अब इसका क्या करें? अच्छा, क्या ये चीज इसमें भी बनाई जा सकती है? ये वाला फॉर्मूला मैं इसमें भी बना के दे सकता हूं तुम्हें। ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया ना, वो इसके लिए बना के भी दे सकता हूं मैं तुझे। कैसे बना सकता हूं? देखो यहां पर अब हमें बात समझ में आ गई सर कि देखो एक्चुअल में हमारे पास, अब संधारित्र के पास वापस जाते हैं। अगर संधारित्र है हमारे पास, तो देखो यहां पे दोनों स्रोत हो सकते हैं, एसी स्रोत भी हो सकता है, डीसी स्रोत भी हो सकता है। लेकिन अगर कुल मिला के कुछ ऐसा हो, देख एसी स्रोत, डीसी स्रोत में क्या होगा, डीसी स्रोत में सर धीरे धीरे यहां पे आवेश बदलेगा। अब मैं संधारित्र के अंदर बात करूं जो हमारे कोर्स में है बेसिकली, ठीक है। तो अगर यहां पर हम यहां पर समय के साथ आवेश बदलेंगे, देख क्या क्या जो मैंने बोला और जो यहां हो रहा है वो एक बात है या नहीं, वो सोचो पहले। यहां पर समय के साथ आवेश बदल रहा है, बिल्कुल सर। तो अगर यहां पे समय के साथ आवेश बदल रहा है, तो यहां पे समय के साथ विद्युत क्षेत्र बदलेगा, और विद्युत क्षेत्र बदलेगा तो विद्युत फ्लक्स बदलेगा, और समय के साथ अगर विद्युत फ्लक्स बदल रहा है तो यहां पे धारा उत्पन्न होनी चाहिए, जिसे हमने डिस्प्लेसमेंट धारा बोला। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल मैच कर रहा है सर डिक्टो, कि इसके अंदर जो होगा वो यहां पर भी बोल रहा, आपने जो बोला वही हुआ यहां पे। तो यहां क्या होगा, यहां पर ये वही हो रहा, समय के साथ धारा बदल रही, तो समय के साथ धारा बदल रही, मतलब कि क्या हो रहा है, समय के साथ आवेश बदल रहा, आवेश बदल रहा तो विद्युत क्षेत्र बदलेगा, विद्युत क्षेत्र बदलेगा तो विद्युत फ्लक्स बदलेगा, और यहां पे एक नई धारा उत्पन्न होगी, जिसे हमने डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया। और ये चीज जो है, ये चीज डीसी में ऐसी हो रही है। अगर एसी स्रोत लगा दिया जाए, अगर मान के चलो यहां पे एसी स्रोत लगा हुआ था, तो एसी स्रोत हो तो सर एसी स्रोत तो हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण खुदाफाद नहीं बचती है कि हर क्षण यहाँ पे विद्युत पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो हर सेकंड यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बदलता रहेगा बदलता रहेगा बदलता रहेगा बदलता रहेगा, और इसके बीच में विस्थापन धारा रहेगी 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 रहेगी। ठीक है, एसी के लिए नहीं समझ रहे क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, उसमें दिशा बदलने में दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम एक एक करके समझते चीजों को। चलो, तो अब यहां पर हमें समझ में आ गया सर कि धीरे 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 आवेश बदलेगा यहां पर। तो अगर मान के चलो मैंने बोला कि किसी भी क्षण पे आवेश यहां पर क्यू है ना, किसी क्षण पर आवेश क्यू, अभी टोटल परमानेंट आवेशित नहीं हुआ ये, तो मैं यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या लिख सकता हूं, इसमें विद्युत क्षेत्र क्या लिख सकता हूं, तो इसमें विद्युत क्षेत्र लिखा जा सकता है सर, यहां पे विद्युत क्षेत्र ई लिखा जा सकता है। मैं प्रूफ करके बता रहा हूं तुम्हें, ये जो मैंने बात बोली ना, ये मैं प्रूफ करके बता देता हूं तुम्हें। कैसे? विद्युत क्षेत्र जो सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा, यह हो जाएगा क्यू इंटू ए बटे में एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटू ए बटे में एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई बराबर होगा क्यू की, है ना। मतलब जो भी मैंने तुम्हें आसान शब्द में समझाया, उसको गणितज्ञ रूप से आप कैसे समझ सकते हो इस चीज को, तो यहां पर होगा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई बराबर होगा क्यू के। बहुत ही बढ़िया सर। तो अगर मान के चलो मुझे पता है कि आवेश समय के साथ बदल रहा है, इस पे आवेश समय के साथ बदल रहा है, इस पे आवेश समय के साथ बदल रहा है, तो आवेश अगर समय के साथ बदलेगा तो मैं इसे लिखूंगा आवेश का परिवर्तन की दर, मतलब कि इसमें मुझे दोनों तरफ अवकलन करना चाहिए। तो डीई बटे में डीटी बराबर होगा डीक्यू बटे में डीटी, और डीक्यू बटे में डीटी हमें पता है धारा होती है। तो अब ये हमारी नॉर्मल वाली धारा तो है नहीं, क्योंकि हमारी वाली धारा में क्या होता है सर, हमारी वाली धारा में वास्तविकता में आवेश प्रवाहित होता है और वो आवेश अंदर घुस के जाता है। तो हम तो ये प्लेट का आवेश परिवर्तन बोल रहे हैं समय के साथ, तो इसकी वजह से यहां पर ये जो धारा आएगी उसे ही हमने विस्थापन धारा नाम दिया, या हम इसे डीक्यू बटे में डीटी को क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। इस डीक्यू बटे में डीटी को क्या लिखेंगे, आई। तो इसे लिखेंगे आई डी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डीई बटे में डीटी, डीई बटे में डीटी, है ना। अब देखो, अब मजेदार बात क्या है इसमें, सबसे मजेदार सी बात जो हमें समझने वाली बात है क्या, कि यहां पर इसमें, अच्छा ये विस्थापन धारा घनत्व भी मैं एक बार पहले बता देता हूं, इसका भी धारा घनत्व लिख सकते हैं हम। धारा घनत्व मतलब क्या होगा, धारा बटे में क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आईडी बटे में ए, यह हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डीई बटे में डीटी। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा धारा, तो धारा देखो विस्थापन धारा, तो विस्थापन धारा किस क्षेत्रफल में हम बात करें उसके हिसाब से अलग अलग आएगी। क्यों? क्योंकि एरिया अलग अलग करेंगे तो यहां पर विस्थापन धारा अलग अलग होती जाएगी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलो मेरे पास यहां पे दो प्लेटें हैं, एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर इसमें मैंने यहां पर ये वाला एरिया लिया,
मान के चल मैंने यहां पर इतना सा एरिया लिया तो इसकी विस्थापन धारा अलग आएगी। मैंने यहां पर पूरी प्लेट का, दोनों प्लेट का मिलाकर एरिया ली, मतलब पूरी प्लेट के बराबर का एरिया ले ली तो विस्थापन धारा अलग आएगी। जितना ज्यादा बड़ा एरिया लेते जाओगे तो उसको 3D में इमेजिन करो ना। 3D में कैसे इमेजिन कर सकते हैं सर हम? यहां पर मेरे पास यहां पर एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है ना, ये मेरे पास संधारित्र है। तो अगर ये मेरे पास संधारित्र है, ये दो प्लेटें हैं मेरे पास, तो इसमें जो एरिया लूंगा मैं उसके हिसाब से विस्थापन धारा अलग अलग आएगी, विस्थापन धारा अलग अलग आएगी। मतलब कि क्या हुआ कि यहां पर अगर हमने इतना छोटा एरिया लिया, अंदर वाला छोटा सा एरिया लेगा तो उसकी विस्थापन धारा हम लिखेंगे उसका एरिया मल्टीप्लाई करके। जितना बड़ा एरिया लेंगे उतनी ज्यादा विस्थापन धारा आएगी। अच्छा, अब इसमें सर परिवर्तित क्या होगा, मतलब इससे क्या फर्क पड़ा? इससे क्या फर्क पड़ा? इससे यह फर्क पड़ा यार कि हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि अगर हमारे पास कहीं विद्युत फ्लक्स बदल रहा है समय के साथ, है ना, ध्यान समझिए, विद्युत फ्लक्स समय के साथ बदल रहा है तो वहां पे धारा आएगी। तो अब इस सबसे हमारा क्या कंक्लूजन है? इस सबसे हमारा ये कंक्लूजन है कि अगर कहीं पर विद्युत, अभी पहले तक क्या पता था इस दुनिया में, विद्युत धारा आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, ठीक है। तो इस सबसे हमें यह पता चला कि अगर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र आया है, चुंबकीय क्षेत्र आया है, तो सर यहां पर पहले किसकी खोज हुई थी? पहले यह पता चला कि कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र है या कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया वो किसकी वजह से आया? तो सर चुंबकीय क्षेत्र जो है वह वहां पर, या ऐसा उल्टा हम सोच सकते हैं कि यहां पर अभी तक लगता है कि विद्युत धारा की वजह से ही हमेशा चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन अब हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र लेकिन धारा नहीं है। तो मतलब अगर मैं कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ, या कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र आता है समय के साथ परिवर्तित होता हुआ भी रहता है, तो वह विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। या उल्टा भी सही है कि सर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र है वहां पर विद्युत क्षेत्र, और जहां विद्युत क्षेत्र है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये जो उल्टी वाली बात है वो अब हमें सेट करके दी मैक्सवेल भैया ने, है ना। क्या सेट करके दी? कि आपको पता था कि कहीं पर विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। आपने बोला बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने बोला कि देख यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन यहां पर विद्युत क्षेत्र है या नहीं है? यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र भी आया है, या चुंबकीय क्षेत्र आया तो उसकी वजह से धारा भी उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से धारा आई है, या चुंबकीय क्षेत्र एक धारा की वजह से डिटेक्ट हुआ है, और ये वाली जो धारा है उसका नाम विस्थापन धारा दिया गया। क्लियर है? तो क्या यह विस्थापन धारा की कहानी थोड़ी बहुत सभी को समझ में आई? एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से। देखो, तो अब इस सबसे क्या फर्क पड़ा? इस सबसे ये फर्क पड़ा कि जब भी हम चुंबकीय क्षेत्र देख रहे थे आज तक, या कहीं पर भी हम जब चुंबकीय क्षेत्र का मान देख रहे थे, तो जब चुंबकीय क्षेत्र का मान देख रहे थे वहां पर अब हमें दो धाराएं देखनी पड़ेगी। कौन कौन सी धारा? एक धारा देखेंगे हम चालक, ये हमारी जो ये कंडक्शन करंट होता था आईसी, और एक आईडी भी देखना पड़ेगा। तो इसका कंक्लूजन ये है कि हमारे पास जब देखो चुंबकीय क्षेत्र देखने का कौन सा समीकरण है? चुंबकीय क्षेत्र देखने का समीकरण है सर B.dl बराबर होता है म्यू नॉट आई के। ये क्या था? ये एम्पियर सर्किटल नियम था। किसका नियम था? ये एम्पियर सर्किटल लॉ था। तो मैक्सवेल भैया ने फिर एम्पियर भैया को साइड में बुलाया, बोले देख इधर आ, देयर इज समथिंग न्यू, है ना। क्या उन्होंने बोला कि यहां पर जहां पर तुमने जो धारा दी है, ये धारा जो है वो अधूरी धारा है, यह समीकरण तुम्हारा आज से काम नहीं करेगा। यह समीकरण एक्चुअल में तुम्हें लिखना चाहिए B.dl जो होगा वो बराबर होगा म्यू नॉट इंटू आई। ये लिखना पड़ेगा तुम्हें IC प्लस ID। क्या लिखना पड़ेगा? IC प्लस ID लिखना पड़ेगा। और हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं B.dl बराबर होगा म्यू नॉट इंटू आईसी, कंडक्शन करंट तो हमारा वही रहेगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट d∅ बटा dt। तो इस वजह से हमारे पास जितने और भी जो नियम थे वो हमें बदलने पड़े, और एक्चुअल में बात हुई कि ये वाला नियम बदला, ये वाला समीकरण बदल गया। अब तो ये वाला समीकरण जब बदला तो हमारे पास और भी जो गाउस का नियम वगैरह था वो मिलाकर
अब हमने 4 इक्वेशन बना ली जिसका हमने जिनको नाम दिया मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन नाम दिया। वैसे एक्चुअल में ये चारों इक्वेशन मैक्सवेल ने नहीं बताई, ये चारों इक्वेशन मैक्सवेल ने नहीं बताई, लेकिन मैक्सवेल ने तो बस ये परिवर्तन बताया था जिसकी वजह से हमारे पास जो और भी था, मतलब जैसे गाउस का नियम जो था, या हमारे पास यह फराडे का नियम था, और उसके अलावा हमारे पास एम्पियर परिपथ जो नियम था उसे हम मैक्सवेल एम्पियर का परिपथ नियम बोलने लगे अब उसे। और इन चारों इक्वेशन को मिलाकर अब हमने एक नया नाम दे दिया, उन चारों इक्वेशन को मिलाकर हमने मैक्सवेल के समीकरण नाम दे दिया। अब इसके ही आगे, मतलब ये एक एक्चुअल में एक तरीके से ये जब पता चला, इसी के आगे इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज या बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए, जिससे हमें पता चला कि अच्छा विद्युत और चुंबकीय साथ में हो सकते हैं। और उसी के बलबूते पे फिर आगे ये कंक्लूजन हुआ कि एक्चुअल में जो तरंग भी आप देखते हो, जो तरंग भी देखते हो, वह भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसमें विद्युत और चुंबकीय से साथ में है। जिसी के कारण वर्ष जब ये चैप्टर की शुरुआत करी थी, मतलब आज से 1.5-2 महीने पहले जब हमने ये पूरा पोर्शन शुरू किया था, जब स्थिर विद्युत की शुरू किया था हमने, तब मैंने आपको इसलिए बोला था कि एक्चुअल में हम विद्युत और चुंबकीय अलग अलग नहीं पढ़ रहे। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे विद्युत और चुंबक को मिलाकर विद्युत चुंबकीय प्रभाव की बात करते हैं हम, है ना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम बात करते हैं। क्लियर मामला? तो यही चारों समीकरण लिए गए, है ना। और मतलब ये ऐसा मान के चलो कि ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं या इलेक्ट्रिकल के बारे में जो बातें करते हैं, उनका बेसिक जीवन है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं कि गति कहां से शुरू होती है, तो आप बोलोगे सर गति के 3 नियम से गति शुरू होती है। तो वैसे ही पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहां से शुरू होता है, किस पर बेस्ड है? वो इन 4 इक्वेशंस पे बेस्ड है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। गाउस का नियम हमें ऑलरेडी पता है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds बराबर होता है क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट। चुंबकत्व का है गाउस का नियम, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि क्लोज इंटीग्रल B डॉट ds या B डॉट da भी लिख सकते हैं हम, ये बराबर होगा 0 के। नहीं सर आपने तो ये नहीं बताया था। अरे बताया था मैंने, याद करो कैसे बताया था ये मैंने। मान के चलो हमारे पास यहाँ पे एक चुंबक है, मेरे पास यहाँ पे एक चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अब मैं अगर देखो ये एक्चुअल में यहां पर ये विद्युत क्षेत्र में बराबर क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट क्यों होता था? कि विद्युत बल रेखाएं संरक्षित क्षेत्र होता था और वो कहीं से शुरू होकर अनंत तक जाती थी या अनंत से शुरू होकर कहीं पर आती थी, कभी भी बंद पथ नहीं बनाती थी। तो बंद पथ नहीं बनाती थी तो इसका एडवांटेज क्या था? इसका एडवांटेज था कि अगर मैं कहीं भी एक बंद क्षेत्रफल या बंद आयतन बनाता था, लूप बनाता था, मतलब एक क्लोज एरिया बनाता था, तो उसमें से बल रेखा काट कर बाहर जा रही, काट के अंदर आ रही, पता चलता है। लेकिन अगर लूप में अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या होगा सर? यहां पर लूप बन रही है, खुद ही लूप बना रहा है, ये नॉर्थ से निकल कर साउथ में पहुंच गया, ये भी नॉर्थ से निकल कर साउथ में पहुंच गई बल रेखा। तो अगर मैं यहां पर एक बंद पास बनाता हूं या एक मैं डीए जोड़कर एक क्षेत्रफल बनाता हूं, तो इसमें क्या होगा सर? आपने अगर डीए जोड़कर कहीं भी बना लो, है ना, आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता तो आप एक काम करो, यहां पर ये पूरा बड़ा वाला बना लो। बड़ा अच्छा नहीं लगता, आप छोटा बना के देख लो। आप कहीं पर भी बनाओगे तो क्या होगा? जो बल रेखा है इसे देख, यहां पर देख, ये जो इधर से निकलेगी, जो बल रेखा है बाहर निकल रही है वही अंदर आ रही है, जो बाहर निकल रही है वही अंदर आ रही है। तो अंदर जाती हुई और बाहर जाती हुई बल रेखाएं हमेशा हमेशा बराबर होगी। और यह इसलिए B डॉट ds जब क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका जोड़कर, तो वह नेट 0 आएगा। साथ ही साथ फराडे का नियम हमें ऑलरेडी पता है सर, ये फराडे का नियम लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? E बराबर होता है माइनस d∅ बटा dt। यह फाई चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है। और इसे क्या बराबर लिख दिया सर? ये क्या लिख दिया है? ये हमें E क्या है? E विद्युत वाहक बल है या विभवांतर है। और यहां हम लिख सकते हैं सर E की वैल्यू जो होती है वो विद्युत क्षेत्र E डॉट dl लिखा जा सकता है, E डॉट dl लिखा जा सकता है। और इसी को हमने लिखा माइनस d∅ बटा dt है, ठीक है। और आखिरी वाला समीकरण मैंने अभी आपको बताया। तो ये चारों जो कहलाते हैं वो मैक्सवेल के समीकरण कहलाते हैं, मैक्सवेल के समीकरण कहलाते हैं। अच्छा सर, यहां पर ये बंद क्या आ गया? गोला क्यों लिखा हुआ है? ये बंद लूप में होता है। हमें पता है सर कि ये जो विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा जो लिख रहा था वो मैं हमेशा बंद लूप के लिए लिख रहा था। मैं क्या लिखता था कि क्या सर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदल रहा है, चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है, तो ये बंद लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल, बंद लूप के लिए लिखते थे हमेशा, इसलिए यहां पर बंद लूप लगाया गया, E डॉट dl बंद लूप का। क्लियर है मामला?
चल आ गई बात समझ में? तो सर अब इतना सारा तो पढ़ लिया, हमको आगे क्या सब कुछ, हाँ ऑलमोस्ट आ ही गया तुम्हें। तो अब इन सब पे सवाल कैसे बन सकते हैं वो भी हमें देखना होगा। ठीक है, तो एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। कुमार और राजेश, है ना, मतलब राजेश कुमार नहीं है, राजेश अलग बच्चे का नाम है, कुमार अलग बच्चे का नाम है ना। अब बताइए भैया इन दोनों का क्या किया जाए? जो जनता बोलेगी वो कर लेंगे। कुमार बेटा मैं तो सोच रहा हूं कि तुम्हें हटवा दूं इस कोर्स से। कुमार मुझे बार बार कमेंट करके पूछ रहा है पिछले 10 मिनट से सर कि आईसी क्या है। तो कुमार बेटा तो क्लास में टाइम पर आ जाएगा तो तुम्हें आईसी, आईडी, है ना, सीडी सब पता चल जाएगा। दूसरी बात, राजेश बेटा तू अगर इतना ही परेशान था अपनी जिंदगी में कि सर आपने मुझे पढ़ा दिया लेकिन बोर्ड में थ्योरी में मैं कैसे लिखूंगा, तो आज से पहले कहां था? मैं तो बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं ये सब कुछ, तब तुम्हें याद नहीं आई, है ना। और बोर्ड की थ्योरी की अलग से किताब आती है, बोर्ड की किताब आती है, उसको खरीदो, या उसके पास अगर आपके पास हो तो उसमें पूरी थ्योरी लिखी हुई है, या एनसीईआरटी है, पन्ने भर भर के लिखा हुआ है। इसमें से आपको पढ़ना है और उसके बाद में आपको जो सवाल होगा उसके हिसाब से जवाब देना है। टकली कर दी जाए इन दोनों की, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वाह बेटे वाह। अच्छा, तो अब ये सारी बातें तो सर हमें समझ में, अब यही सब कुछ यहां जो लिखा हुआ मैं एक बार आपको बता देता हूं एनसीईआरटी के हिसाब से, है ना। एनसीईआरटी का जो पहला पन्ना उसमें भूमिका लिखी हुई होती है जो किसी काम की होती नहीं है ना। अब यहां पर ये सब हर्ट्ज वर्ड्स की बातें लिखी हुई है, सब तो छोड़ दो, तुम विस्थापन धारा से काम को देखते हैं हम। तो विस्थापन धारा की कुछ बातें इंपॉर्टेंट सी दी गई है यहां पर। ये यही लिखा हुआ है कि बी डॉट, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर होगा म्यू नॉट इंटू आईटी। आईटी मतलब समय के साथ परिवर्तित होती हुई धारा के लिए बात हो रही है। तो अगर समय के साथ धारा परिवर्तित हो रही है मतलब कि विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होगा, मतलब अगर मेरे पास संधारित्र होगा तो उस पे क्या होगा, आवेश परिवर्तित होगा, आवेश परिवर्तित होगा, विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होगा, विद्युत फ्लक्स बदलेगा जहां से एक और नई धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, और ये सारी बातें इसने तो केवल संधारित्र के लिए समझाई है आपको। अच्छा, ये वही वाली बातें समझाई गई है। अच्छा, एक और छोटी सी बात बताओ यार मुझे, जो आपने पढ़ा इसमें उतने से क्या आपको ये बात समझ में आई कि अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर, है ना, यहां पर मेरे पास एक तार था, तो ये तार में यहां पर कौन सी धारा थी सर? यहां पर आईसी धारा थी। यहां कौन सी धारा है? आईडी धारा है। कौन सी धारा? आईडी धारा है। तो क्या अब एक ही जगह पर आईसी और आईडी साथ में हो सकते? नहीं, एक ही जगह पर आईसी और आईडी साथ में नहीं हो सकते। या तो आईसी होगा या तो आईडी होगा, मतलब या तो कंडक्शन करंट आएगा जो नॉर्मल करंट है हमारा, या समांतर प्लेट संधारित्र होंगे तो उनके बीच में हमारे पास आईडी आएगा। ठीक है, यहां से आई, मतलब आप ऐसा मान सकते हो, आप इसको आसान शब्द में अगर आपको समझना हो तो ऐसा समझ लो, आप कल्पना करो कि यहां से धारा निकली, यहां से धारा निकली और वो धारा निकलकर यहां पहुंची और उसने अपने आप को आईडी के रूप में रूपांतरित कर लिया और रूपांतरित होकर वो फिर से यहां से बाहर आकर आईसी के रूप में बदल गई। मतलब अगर मैं मान के चलो पूरा क्षेत्रफल देखूं, पूरे क्षेत्रफल के लिए मतलब कि मैं यहां से ये जितना प्लेट का क्षेत्रफल है उतना ही बड़ा मैं यहाँ पे एक और क्षेत्रफल, काल्पनिक क्षेत्रफल मान लूं, तो देखो वैसे भी आईडी की वैल्यू जो है ना, आईडी की वैल्यू या विद्युत क्षेत्र की वैल्यू जो है वो यहां हर एक पॉइंट पे, या मैं इसमें पॉइंट पे देखूंगा तो मैं डेंसिटी बात करूंगा, हर इकाई क्षेत्रफल में बराबर है आईडी बटे में, ये मतलब धारा घनत्व तो बराबर है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक साथ एक जैसा परिवर्तित होता है तो एप्सिलॉन सबके लिए सेम ही होता है। तो यहां पे हर एक जगह में, हर एक एरिया में आप ऐसा मान सकते हो कि धारा घनत्व समान ही है। हर एक बिंदु पर धारा घनत्व जो होगा इसका समान होगा। तो ये आईसी की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू आईडी की होगी। पूरे में देखूंगा, पूरे में, अगर मान के यहां से 2 एम्पीयर धारा है, तो यहां से कितनी जाएगी? यहां से पूरे को मिलाकर 2 एम्पीयर धारा जाएगी, यहां से पूरे को मिलाकर 2 एम्पीयर ही धारा जाएगी। तो मैं यहां पर पूरे के लिए देखूंगा तो आईडी की वैल्यू, ध्यान रखना बार बार बोल रहा हूं ना, पूरे के लिए आईडी की वैल्यू आईसी के बराबर हुई। कब? जब पूरा क्षेत्रफल देखूंगा मैं। अगर मैं आधे के लिए देखूंगा तो आधे में देखूं तो क्या होगा? आधे में देखूंगा तो सर उसका क्षेत्रफल जितना होगा, जितना क्षेत्रफल बताएंगे उसके हिसाब से धारा आ जाएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल करवा देता हूं, ये एग्जांपल करवा देता हूं। मान के चल यहां से एक संधारित्र दिया हुआ है ना, यह आर त्रिज्या का समांतर प्लेट संधारित्र है ना। कितने त्रिज्या? आर त्रिज्या, यहां पर कैपिटल आर त्रिज्या, यहां पे कितनी त्रिज्या? कैपिटल आर त्रिज्या। यहां से धारा आई,
ICI या मान के चल 2 एम्पीयर धारा आई। अब आपको क्वेश्चन में बोला कि यार यहां पर ना 2 सवाल पूछूंगा, एक डिफिकल्ट, पहले इजी वाला करेंगे उसी का एक डिफिकल्ट बना देंगे। यहां पर अगर मैं R/2 क्षेत्रफल का एक गोला काटूं, कितना, R/2 त्रिज्या का, सॉरी R/2 त्रिज्या का गोला काटूं, तो इसमें से कितनी धारा जाएगी, कितने प्रतिशत धारा जाएगी ये बताएंगे, या पूछ सकते कितनी धारा जाएगी R/2 में से, R/2 में से कितनी धारा जाएगी, R/2 में से कितनी धारा जाएगी। क्या होगा, 50%। अच्छा, हाँ, रीटा सिंह, बहुत बढ़िया बेटा। रंजीत, मेहरा, बहुत बढ़िया। हाँ, 50% नहीं होगी, 1/4 हो जाएगी। क्यों? कि धारा समानुपाती है क्षेत्रफल की। यहाँ पे आईडी धारा जो होगी वो समानुपाती होगी क्षेत्रफल के, या मैं लिख सकता हूं ये समानुपाती होगी त्रिज्या के वर्ग के। तो अगर पूरे में से आईडी धारा R/2 में से 1/4 धारा जाएगी, R/2 में से, R/2 त्रिज्या से, त्रिज्या के वृत्त से ID/4 धारा जाएगी। जाएगी नहीं लिखेंगे, होगी लिखेंगे ना, कि वो है, कहीं जा नहीं दी, वहीं पर ही है वो। 25%। आपको ऐसा बोल सकते हैं कि बाहर वाले में से कितनी जाएगी, मतलब कि ऐसा बोलेगा आपको और कंफ्यूज करने के लिए, यार ये देखिए ये वाले में से कितनी जाएगी, ये वाले में से, ये वाले में से। तो सीधे ये भी पूछ सकते थे आपसे, लेकिन अब आपको आसान लगेगा। अच्छा सर, इसमें से 1/4 होगी, तो इसमें से 3/4 धारा जाएगी, इसमें से 1/4 धारा जाएगी। ठीक है, तो ऐसी बातें आपसे पूछी जा सकती है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कल को कि आपको ऐसे नीट में हुआ है ना, क्या कि आपने पढ़ा, आपने ऐसे सब रट्टा वट्टा मार लिया, आपने पढ़ लिया कि सर धारा, अब आपको अगर फील नहीं है इस बात का कि मैंने यहां पे जो डेरिवेशन, मैंने एक्चुअल फॉर्मूला ये बताया था आपको, ये इसका डेरिवेशन नहीं, इसका प्रूफ टाइप आप मान सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें वो ट्विस्ट भी कर सकता है कार्यक्रम। क्या ट्विस्ट कर सकता है कि अगर मान के चलो मेरे पास यहां पे संधारित्र है और संधारित्र का वोल्टेज जो है V, तो अब देख ये तो क्या सही बोल रहा हूं मैं कि अगर मान के चलो वोल्टेज समय के साथ बदल रहा है। क्यों बदलेगा वोल्टेज समय के साथ? क्योंकि सर यहाँ पे आवेश समय के साथ बदल रहा है, तो इसका आवेश अगर समय के साथ बदलेगा तो वोल्टेज भी समय के साथ बदलेगा। तो आवेश बदलेगा, उसके कारण फिर से कहानी वही है, विद्युत फ्लक्स बदलेगा, विद्युत क्षेत्र बदलेगा, उसके विस्थापन धारा आएगी। तो आपको ऐसा भी बोल सकता है कि विस्थापन धारा, आप चाहते एक और छोटा सा हेडिंग डालो, आईडी का मान V के पदों में, मतलब कि सर V विद्युत वाहक बल के पदों में क्या लिख सकते हैं यहां पर? ओए व्हाट टू डू नाउ। मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर ये विद्युत वाहक बल इसका परिवर्तित हो रहा है, तो हमें पता है Q बराबर CV होता है। आसान सी बात होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल आसान बकवासी बात है। तो Q बराबर CV होता है। अच्छा सर, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको समय के साथ परिवर्तन लिख दूं, तो ये होगा dQ/dt बराबर होगा C इंटू dV/dt। ओके सर, तो यहां पर हमें पूछ सकता है कि V का मान किस हिसाब से परिवर्तित हो रहा है, dV/dt क्या है? तो dV/dt क्या, ये हो गया 1/C इंटू dQ/dt, और dQ/dt को हम विस्थापन धारा फिर से बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहे तो इसको विस्थापन धारा का क्वेश्चन बोला तो, वरना फिर इसी समय से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ऐसे सवाल में dQ/dt बोल देगा कि किस दर से आवेश परिवर्तित हो रहा है, Q का मान दे देगा, विभव में परिवर्तन की दर पूछ लेगा। ठीक है, चलिए ओके। अब हम वापस से जो पढ़ रहे थे उसी पे जाते हैं।
हाँ भाई, तो यहां पर मोटा मोटी तौर पर मैंने आपको सारी बातें समझा दी है। अच्छा, ये वाले जो डायग्राम है वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये वाले डायग्राम, ये यहाँ पे जो 3 डायग्राम दिए हुए ए बी सी, ये तीनों डायग्राम क्या कहना चाह रहे हैं, ये तीनों डायग्राम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां से धारा आ रही है। अच्छा, तो यहां पर अगर मैंने पी बिंदु पर देखा तो यहां पर पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो किसकी वजह से होगा, यह मेरा जो नॉर्मल धारा है उसकी वजह से। लेकिन ये एम बिंदु पर मैंने देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया किसकी वजह से यह धारा यहां पर क्यों चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है। फिर यहां पर इसमें ये बनाकर समझाने की कोशिशें की गई है। हाँ, तो यहां पर इसको बनाकर समझाने की कोशिशें की गई कि देखो यार, यहां पर मैंने एक बंद सतह बनाई तो यहां पर ये आवेश है इसके अंदर, तो ये आवेश अगर समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो वही वाली कहानी आगे है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है फ्लक्स बराबर होगा E इंटू ए, मतलब ये यहाँ का एरिया दिया हुआ है, तो इससे विद्युत क्षेत्र को इन्हें क्यू बटा मतलब सिग्मा बटा एप्सिलॉन लिखा जो हमने लिखा, और उसने बोला कि अगर ये धारा समय के साथ बदल रही है तो अगर ये धारा समय के साथ बदल रही है तो इसका फ्लक्स समय के साथ बदलेगा, आवेश समय के साथ बदलेगा, फ्लक्स समय के साथ बदलेगा, तो अंदर एक और नई धारा उत्पन्न होगी जिसको हमने आईडी नाम दिया। ठीक है, एक बार आप चाहो तो रीड कर लो, बाकी सब तो आसान सी बातें है। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये मैक्सवेल के समीकरण आ गए। अब इसके अलावा हमारे पास अब विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, उसमें एक दो और छोटी छोटी सी बातें, इंपॉर्टेंट सी बातें। अब देखो अब क्या होता है, इस चैप्टर में 2 जगह से सवाल आएगा। एक तो ये जो मैंने पढ़ा दिया उससे न्यूमेरिकल टाइप बन सकता है, दूसरी बात प्योर थ्योरेटिकल सवाल। उसमें सबसे पहली बात होती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म क्या होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे हमें पता है सर, विद्युत और चुंबकीय तरंग क्या होती है। अच्छा, क्या हुआ विद्युत और चुंबकीय तरंग, है ना। अब हमें आगे चलकर पता चला कि एक्चुअल में हम विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न भी कर सकते हैं। हर्ट्ज वगैरह ने जो एक्सपेरिमेंट करा उससे पता चला कि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर हमारे पास अगर हम जो भी नॉर्मल सी भी बातें कर रहे हो उन सब जगह विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल हो गया था। कैसे, हमारा जो टीवी का रिमोट, जो भी वायरलेस चीजें आपको इस दुनिया में दिख रही है वो सब विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कर रही है ना। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रिसीवर, ये एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ऐसा कैसे कैमरा में लगा रहे हो रिसीवर, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कर रहा है, वो कैमरा तक जा रही है, वो कैच करके आप तक आवाज पहुंचा रहा है। आपके मोबाइल के टावर, टीवी के टावर, वाईफाई, ये सब कैसे काम कर रहा है, सब विद्युत चुंबकीय तरंग पर है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में होता क्या है बेसिकली, है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें बता रहा हूं जो ध्यान रखना, है ना। क्या कि अगर मान के चलो हमारे पास विद्युत और चुंबकीय तरंग होगी तो उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत गति करता है। कैसे गति करता है, लंबवत गति करता है। तो अगर मान के चलो मेरे पास ये यहां पर इस दिशा में, ये कौन सी दिशा होगी, वाय दिशा में, वाय दिशा में विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो विद्युत और चुंबकीय को मिलकर तरंग होती है। तो अब पहले दिशा देख लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र जो है वो ऐसे ऐसे गति कर, मतलब ये हाथ ऊपर नीचे, मतलब ये क्या होगा, वैल्यू ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आएगा, फिर नीचे की तरफ जाएगी वैल्यू, फिर वैल्यू बढ़ेगी, ये तरंग बनेगी एक, ठीक है। उसी प्रकार से हाँ, ब्लूटूथ में भी होता है। उसी प्रकार से चुंबकीय की, तो चुंबकीय की जो तरंग होगी या चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। तो अगर विद्युत क्षेत्र इधर है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, ठीक है। अब अगर ये दोनों साथ में चल जाएंगे तो तरंग कहां जाएगी, तरंग इन दोनों के लंबवत जाएगी। मतलब कि विद्युत क्षेत्र इधर आ गया, चुंबकीय क्षेत्र इधर आ गया, इन दोनों की लंबवत दिशा कहां, लंबवत दिशा सर उस तरफ है। तो यह कुछ इस प्रकार से चलेंगे, ये विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय। मान के चलो मैं एक तरंग हूं तो मेरे जो हाथ है वह क्या है सर, हाथ जो है वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहे हैं। तो यह इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग गति करती है। साथ ही साथ इसमें विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है वह बहुत ज्यादा होता है चुंबकीय क्षेत्र से ना। आपसे सब पूछा जा सकता है कि दोनों में स्ट्रॉन्ग क्या है, दोनों में स्ट्रॉन्ग क्या है, तो दोनों में ज्यादा वैल्यू जो है वो विद्युत क्षेत्र की होती है चुंबकीय क्षेत्र के कंपैरिजन में, ठीक है। तो E की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है B से। अब यह कैसे, कितनी ज्यादा होती है, तो अगर मैं किसी भी क्षण पर ना, कुछ देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं रैंडम समझाऊंगा क्योंकि जो हम बोल रहे उसके हिसाब से जो पॉइंट पहले आएगा वो बता देता हूं। तो E और B का ताक्षणिक परिमाण एक विद्युत चुंबकीय तरंग में निम्न रूप से होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि E बटा B बराबर होता है C के। अब C की वैल्यू अगर निर्वात में हम देखेंगे तो होती है सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 3 × C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
और यह अगर E बटा B है तो तुम समझ सकते हो E की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है B के मुकाबले। साथ ही साथ यहां पर जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो कैसी होती है, एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होता है और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होता है, अतः यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। साथ ही साथ यहां पर जो C की वैल्यू होती है, ये C की वैल्यू होती है 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वही है जो तुम समझ रहे हो, वही है जो तुम समझ रहे हो। सर हम क्या समझ रहे हैं? तुम समझ रहे हो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता और चुंबकशीलता ये वही है। ठीक है, तो अगर हम इनकी वैल्यू का अंडर रूट करके 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करते तो ये आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर। अन्य माध्यम के लिखेंगे तो उस माध्यम का एप्सिलॉन नॉट, उस माध्यम का म्यू नॉट यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें होती है। हाँ, इसके अलावा यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग का मूल स्रोत जो होता है वो एक त्वरित विद्युत आवेश होता है। अगर कहीं पर मूल स्रोत तो कहां से बनती है, तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगें बनती है एक त्वरित आवेश से। ये मैंने आपको पहले दिन ही बात बताई थी कि अगर आवेश स्थिर होता है तो वहां पर हमारे पास अगर एक आवेश स्थिर है समय के साथ में तो वह स्थिर विद्युतिकी में पढ़ते हैं, तो वह जो विद्युत क्षेत्र होता था वो स्थिर विद्युत क्षेत्र कहलाता था। लेकिन अगर आवेश समय के साथ परिवर्तित हो रहा है या आवेश समय के साथ गति कर रहा है तो यह एग्जैक्ट बात यहां पर भी हो रही है। कहां पर हो रही है सर? यहां पर। यह आवेश क्या हो रहा है सर? यहां पर आवेश जा रहा है समय के साथ, जा रहा है, तो यहां पर आवेश जो है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है या आवेश गति कर रहा है, तो इस वजह से यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगे बनेंगी। और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होंगी वह उदाहरण के रूप में आप मान सकते हो कि एंटीना से उत्सर्जित रेडियो वेव या एंटीना से उत्सर्जित रेडियो तरंगे, ये नॉर्मल एंटीना, कोई भी एंटीना हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप एकदम बड़ा एंटीना सोचो कि रेडियो का एंटीना, नॉर्मल जो वाईफाई वगैरह का नेटवर्क होता है उसमें भी यही होता है। और इसमें सतत ये जो आवेश है ये सतत रूप से दोलन करता रहता है। यार अब ये इसका एक्चुअल में एक और प्रिंसिपल था जो था एलसी दोलन, जो आपके सिलेबस से अब हट चुका है। तो एलसी दोलन में ना यही वाली बात बताई जाती थी क्या कि एक्चुअल में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आपस में इंटरचेंज होते रहते जिसकी वजह से हमें विद्युत चुंबकीय तरंगे बनती है ना। बाकी आपको इतना डिटेल में नहीं भी जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ पर बस इतना ध्यान रख सकते हो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आपस में दोलन करते रहते हैं। ठीक है, राजेश बेटे अब तू बोर्ड का एग्जाम ही देगा क्योंकि नीट के एग्जाम में तो आगे पढ़ाई हो नहीं पाएगी तुम्हारी। भले ही आज क्लास 10 बजे तक हो जाए लेकिन पहले मैं थोड़ा काम कर लूं। 1 सेकंड रुकेंगे। मतलब यूजुअली मैं तुम्हें डराता हूं, फोटो लेता हूं, फिर मतलब कि मैं तुम्हें ब्लॉक करवाऊंगा, लेकिन अब पहले मैसेज भेजूंगा मैं, इसे यार ब्लॉक कर दो हमेशा के लिए। चलो ओके, हो सकता है बीच क्लास में ही मामला हो जाए। अब यहां पर अगली बात, विद्युत चुंबकीय तरंगे अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करती है। अब देखो यार एक्चुअल में चक्कर ये भी यार कि आपको तरंग के बारे में इतना ज्यादा फील अभी नहीं आ पाएगा क्योंकि आपने तरंग चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी। ठीक है, मतलब कि आप क्लास 11th में एक चैप्टर होता है तरंग, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो वो चैप्टर और पढ़ लोगे तो आपको ये सारी बातों का और फील आएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत वगैरह क्या होता है सब कुछ हम उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, तो उसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अध्यारोपण का सिद्धांत वैसे जैसे अभी आपने बल, अगर आपको याद हो आवेश में हमने देखा था कि अगर एक मेरे पास कूलम के नियम में देखा था, विद्युत क्षेत्र में देखा था कि सर अगर मान के चलो यहाँ पे एक आवेश है तो उसमें सारे बल आवेश मिलकर बल लगा रहे तो उसमें हम सदिश रूप से योग कर सकते। तो वैसे जो तरंग होती है उन तरंगों का भी योग होता है, वो अध्यारोपण का सिद्धांत का पालन करते हैं। इसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत सदिश के कारण प्रकाशिकीय प्रभाव उत्पन्न होता है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है कि एक्चुअल में, ये मैंने आपको पहले अभी भी बताया कि विद्युत
प्रभाव जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसका मान बहुत ज्यादा होता है। और जो आप प्रकाशिकीय प्रभाव, मतलब कि आगे चलकर हम ये अगला चैप्टर यही शुरू करना है हमको प्रकाशिकी, तो उसमें जितने भी बातें करेंगे हम विद्युत क्षेत्र को लेकर ही बातें करेंगे, विद्युत क्षेत्र को ही लेकर बातें करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और इंपॉर्टेंट सी बातें, ये तरंग के समीकरण लिखे गए बेटा, ये तरंग के समीकरण लिखे गए, ये तरंग के समीकरण कैसे बनते ये भी मैं आपको जब तरंग चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। बाकी आप इतना समझ सकते हो कि धनात्मक x दिशा में संचरण करने वाली समतल ज्यावक्रीय या आधा जाएगा ना, ज्यावक्रीय विद्युत चुंबकीय तरंग जो होगी और विद्युत एवं चुंबकीय तरंगे जो होंगी उनको हम व्यक्त कर सकते हैं इस समीकरण से। यह समीकरण होता है EM मतलब कि मैक्सिमम मान बराबर होगा साइन kx माइनस ओमेगा टी, और ये B बराबर होगा BM साइन kx माइनस ओमेगा टी, जहां ओमेगा तो आपको पता है और k जो होता है 2π/λ होता है, ठीक है। ये जो तरंग संख्या वगैरह होगा वो सब हम आगे चलकर समझेंगे और डिटेल में। इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट सा मान होता है, एक और इंपॉर्टेंट सी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग सदिश या पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। आप बस इसका नाम सीधे सीधे ध्यान रख लेना, क्योंकि इसमें मैक्स टू मैक्स यही बात पूछी जा सकती है कि ये क्या है, मैक्स टू मैक्स यही बात पूछी जा सकती है कि ये क्या है। हाँ, ये सब कुछ लिखना है आपको कॉपी में, ऑब्वियस बात है, सब कुछ लिखना है। तो क्या होता है कि जब विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा का संचरण करती है ना, देखो तरंग बेसिकली क्यों है दुनिया में, तरंग एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा ले जाती है, ऊर्जा ले जाती है। तो ऊर्जा का प्रभाव जो होता है वह तरंग करवाती है। तो यहां पर के एक स्प्रिंग है क्या? नहीं बेटा, वो स्प्रिंग फोर्स नहीं है। के जो होता है वो तरंग संख्या होता है, वो अलग चीज है ना, वो अलग चीज है। स्प्रिंग अलग था, वो के स्प्रिंग वाला की नहीं है। तो यहां पे इकाई क्षेत्रफल में ऊर्जा प्रवाह की दर को हम पॉइंटिंग सदिश द्वारा चिन्हित करते हैं। मतलब कि इकाई क्षेत्रफल से कितनी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसे हम चिन्हित करते हैं एस द्वारा, और ये होता है 1/μ0 E क्रॉस बी। हम आपसे पूछ सकते हैं कि एस की दिशा क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर की दिशा क्या है, तो वह धारा की दिशा में ही होगी। एस की दिशा, सॉरी धारा नहीं बोलेंगे, तरंग की दिशा में होगी। क्या होगा? तरंग की दिशा में होगी। जिस दिशा में तरंग है उसी दिशा में एस होएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग, अच्छा इसके अलावा पॉइंटिंग वेक्टर से जुड़ी दो और इंपॉर्टेंट सी बातें वो भी मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, और साथ ही साथ ई क्रॉस बी, देखो यहां से ये भी समझ में आया कि अगर आपको धारा की दिशा, मतलब पॉइंटिंग सदिश जब पढ़ा हमने, तो हमको ये भी पता समझ में आया कि अगर आपको तरंग की दिशा देनी है तो तरंग की दिशा इसके द्वारा भी दी जा सकती है। तरंग की दिशा आप चलो ये भी एक पॉइंट करके लिखना, तरंग की दिशा जो होगी वो आप ई क्रॉस बी सदिश से भी दे सकते हो। ई क्रॉस बी का इकाई सदिश या ई क्रॉस बी का जो सदिश आएगा उससे भी आप, है ना, यहाँ पे बनेगा आगे एन कैप बनेगा, तो उसकी जो दिशा आएगी वही तरंग की दिशा होगी, है ना। ई क्रॉस बी मतलब कि विद्युत क्षेत्र का क्रॉस लोगे चुंबकीय क्षेत्र के साथ। मतलब कि अगर आपको कभी पता करना कि आपसे पूछ सकता है सवाल में कि यार बताओ कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दे दिया, चुंबकीय क्षेत्र दे दिया, बताओ भाई तरंग किस दिशा में जाएगी। मतलब बोला कि यह विद्युत क्षेत्र जो आई कैप में है, चुंबकीय क्षेत्र के कैप में, तरंग कहां जाएगी, तो आई क्रॉस के करके आप दिशा निकाल सकते हो, है ना। जैसे अभी हम कर रहे थे तो हमने विद्युत क्षेत्र ऊपर बता था, तो विद्युत क्षेत्र आगे था, चुंबकीय क्षेत्र बाहर था, तो ई क्रॉस बी करेंगे तो इस तरफ दिशा, जो हमारी जो धारा थी, जो हमारी तरंग थी, वो इस तरफ जा रही थी। इसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग में तरंग संवेग संचरित करती है ना, संचरण करती है। मतलब देखो एक्चुअल में तरंग क्या होती है, तरंग बेसिकली ऊर्जा संवेग इन्हीं का संचरण करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ना। जैसे अब आप इस चीज का चमत्कार तो महसूस कर ही रहे हो अपनी जिंदगी में। ऐसा तो नहीं है कि मैं 18वीं सदी और 19वीं सदी में खड़े होकर पढ़ा रहा हूं ये लेक्चर। आप 21वीं सदी के, और 21वीं सदी में भी आप 20 साल ऊपर हो चुके हैं, आप 2023 में आ चुके हैं। तो तब तक तो खून में तरंग बस गई है अब हमारे, कि हमें पता चली कितनी चमत्कारी चीज है, कितना भयंकर ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है और क्या क्या कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में सब वायरलेस चीज काम कर रही है ना, बिना तार लगाए। मतलब कि अब बिना तार लगाए एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा जा रही है ना।
अगर आपके घर मोबाइल टावर आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, तो आप मेरी सारी बातें सुन पा रहे हो। मोबाइल में चार्जिंग है वो बात अलग है, लेकिन वो कैसे रिसीव हुआ, वो सब ऊर्जा है, संवेग है जो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो रहा है। तो अब ये संवेग का संचरण करती है, अतः सतह पर बल आरोपित करती है। तो ये बल का या दाब का जो समीकरण है वो भी आप याद रख सकते हो। तो दाब कितना होता है, तो दाब पॉइंटिंग वेक्टर के रूप में आप S बटे में C लिख सकते हो, है ना। यहां पर अगर तरंग पूर्णतः अवशोषित हो जाती है तो S बटे में C लिखेंगे, और अगर पूर्णतः परावर्तित हो जाती है, यहां पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, और यदि P बराबर 2S बटा C है, कब, पूर्ण परावर्तन के लिए, पूर्ण परावर्तन के लिए। अच्छा सर, ये कैसे पता आपको, ये बात है आपको ऑलरेडी आती है। क्या आपको पता है कि अगर मान के चलो मेरे पास एक सतह है, यहां पर एक बॉल जाके टकराई, तो टकराई और रुक गई वहां पर, तो संवेग में परिवर्तन जो आएगा वह m इंटू वी आएगा। लेकिन टकरा कर अगर वापस आ गई तो परिवर्तन 2mv हो जाता है, परिवर्तन दुगना हो जाता है। तो ये वही वाली बात है, अगर टकराकर अवशोषित हो जाती है तो S बटे में C होगा, और अब पूर्णतः परावर्तित हो जाती है तो 2S बटे में C हो जाएगा। क्लियर है कहानी। S की वैल्यू ये रही, S की वैल्यू 1/एप्सिलॉन E क्रॉस B होगा, ये S होगा आपका, S पॉइंटिंग वेक्टर है। इसी प्रकार से पॉइंटिंग वेक्टर के ऊपर एक और लास्ट बात कि हमारे पास जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इनकी तीव्रता का मान एक चक्र में पॉइंटिंग वेक्टर सदिश के औसत मान के बराबर होता है ना। और याद रखना, विद्युत चुंबकीय तरंग का औसत मान या औसत ऊर्जा एक चक्कर के लिए शून्य नहीं होती है ना। तो यहां पर अगर मैं S एवरेज की बात करूं तो ये होगा B, ये कहां से आ गया, ये जो हमने पीछे लिखा हुआ था ना, तो उसी का औसत मान लिखा हुआ, औसत के लिए हमने आधा कर दिया है, तो होगा मैक्स का आधा, तो E B बटे में 2 म्यू नॉट। आप चाहो तो ये तीनों कैसे बन गए, हमने अभी अभी पढ़ा था कि सर C बराबर होता है E बटा B, तो इसी का उपयोग कर करके ये दोनों बनाए इससे, ठीक है। यहां पे E को हटाया तो C इंटू बी लिख दिया, फिर B को हटाया तो E बाय C लिखकर B को हटा दिया, तो उसी से ही हमने ये सब कुछ बनाए हैं। तो ये जो सूत्र है वो सारे आपको ऐसे कैसे याद रखने होंगे। सवाल में क्या आएगा, जो मैं बोल रहा हूं वही सवाल है, यही सवाल है। क्या सवाल है सर, आप बोलेंगे निम्न में से पॉइंटिंग वेक्टर कौन सा होगा, दिशा कौन सी होगी, निम्न में से कौन सा समीकरण दिशा बता पाएगा, आपको बोलेंगे कैसी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, फिर आपको बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में से कौन ज्यादा होता है, फिर आपको बोलेंगे कि यहाँ पर C की वैल्यू क्या होगी, E बटा B, E इंटू बी, B बटा C, B बटा E, ऐसी बातें पूछ जाएगी। यही सवाल है सारे के सारे। अच्छा लास्ट बात, ये वाली जो बात लिखी है ना, ये थोड़ी सी देखने में अजीब है, लेकिन आप इसको थोड़ा अगर ध्यान से समझोगे तो देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो। यहां क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र निम्न तरंग समीकरणों द्वारा दिया जाता है या इनको संतुष्ट करता है। ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, यह लिखा हुआ है कि अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन करता हूं E का x के सापेक्ष, तो ये होगा म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल्टा स्क्वायर B अपॉन में डेल्टा x का स्क्वायर। इसी प्रकार से यहां पर भी यह आएगा। ये दोनों क्या कहना चाह रहे हैं, ये दोनों ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका समय के साथ और स्थिति के साथ, समय के साथ और स्थिति के साथ अगर आप लोगों के लिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है, तो उनके मध्य संबंध क्या है, तो उनके मध्य संबंध जो होगा वही एक्चुअल में तरंग समीकरण देगा, या वही तरंग के बारे में बताएगा। क्योंकि समय के साथ कौन बदलता है, समय के साथ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, तो ही तो तरंग उत्पन्न हुई थी सर। तो यह जो समीकरण है वह इनके मध्य संबंध बताते। इस पे कभी डायरेक्ट सवाल नहीं आया है, लेकिन आप बस इसको ऐसा ध्यान रख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हमारी खत्म होती है। यहां पर आप लोग बोलो तो थोड़ा बहुत सवाल करवा देता हूं मैं। और इसके अलावा लास्ट बात जो आपको पढ़नी है ना, बैच 1 में ना, जो बैच है, हाँ ये बैच 1 ही है। बैच 1 में पिछले 15 मिनट में जिस बच्चे ने कमेंट किए हैं
उन लोगों को लास्ट वार्निंग है कि अगर अब तुम में से किसी का भी कमेंट आया तो मैं तुम लोगों को आगे नहीं पढ़ा रहा, मैं ब्लॉक नहीं कर रहा, मैं खुद ही जा रहा। ठीक है, तो मुझे वैसे भी कल मीटिंग में बोला भी गया था कि सर अगर आप चाहो तो एक आधा बैच आप छोड़ सकते हो, आप पे लोड ज्यादा हो रहा है। तो मैं कल थोड़ा खुश जरूर हो गया था, मैं सोच रहा था कि कौन सा बैच छोड़ा जाए। तो उड़ान वाले तो नए नए हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको तो प्यार से समझाओ समझ जाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ बच्चे जो है वो अपने आप को चीता तो समझ रहे, लेकिन उनको लग रहा है कि वो अब हम बैच के चीते बन चुके, अब हमें कोई कुछ भी बोले हमको फर्क नहीं पड़ रहा भैया, है ना। तो इससे बेहतर है कि मैं भी इतना कष्ट क्यों उठाऊं ना। तो एक चीज का त्याग करना है तो वह यहीं से शुरू कर दिया जाए। देखो, हाँ भाई, इसके अलावा यहां पर ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो बात लिखी गई है ना, इसके ऊपर भी ये थोड़े चैप्टर आज रीड कर लेना थोड़ा, तो बातें और बेहतर रूप से आपको समझ में आ जाएगी ना। ये जो सब कुछ लिखा हुआ था उसी का सारांश मैंने आपको पढ़ा दिया एक तरीके से। इसी प्रकार से यहां पर ये कुछ और इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। हाँ, स्पेक्ट्रम वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी रेखाएं आती है, कौन कौन सी तरंगे आती है, उसके बारे में मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूं ना। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये यार ये केमिस्ट्री में आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है ना। ये केजे भैया ने आपको पढ़ाया होगा स्पेक्ट्रम कि सबसे पहले रेडियो वेव्स होती है, फिर माइक्रोवेव्स होती है, फिर आईआर होता है, फिर विजिबल होती है, फिर यूवी होती है, फिर एक्सरेज होती है, फिर गामा रेज होती है, और अगर और ही ज्यादा आगे बढ़ना तो कॉस्मिक रेज तक जा सकते हो। जैसे कॉस्मिक रेज एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। तो इन सब तरंगों में क्या हो रहा है, इन सब तरंगों में क्या हो रहा है? तो इन सब तरंगों में मतलब ये क्या है? स्पेक्ट्रम है एक्चुअल में ना। तो अगर हमारे पास कोई भी तरंग है तो वो तरंग में, अब ऐसा तो नहीं यार भैया हमें ऐसा पढ़ ले कि भैया ये तरंग है ना, तो अब इसमें कुछ नाम देना पड़ेगा कि इसका क्या यूज कर रहे, क्या हो रहा है। उसके हिसाब से हम यहां पर बोल सकते हैं कि यह रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, आईआर, विजिबल, यूवी रेज की अगर हम बात करेंगे तो इन सभी रेज में जब हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि रेडियो वेव से कॉस्मिक रेज की तरफ जा रहे हैं, तो ऊर्जा बढ़ती जा रही है और इनकी आवृत्ति बढ़ती जा रही है। यहां हम बोल सकते हैं लैम्बडा कम होता जा रहा है। ठीक है, V बराबर होता है लैम्बडा इंटू, या आप ऐसा V बराबर लिख सकते हो लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना। कि अगर जो तरंग की गति हो रही है तो तरंग की चाल जो होगी वो होगा तरंग दैर्ध्य इंटू फ्रीक्वेंसी। तो आप यहां से इसका उपयोग कर सकते हैं कि C चाल जो होती है वह तो नियत ही होती है, और फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाओगे तो लैम्बडा कम होता जाएगा। साथ ही साथ इसमें ध्यान रखना कि देखो यार इसकी वेवलेंथ अब याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं एक दो, है ना। अच्छा, इसमें भी आईआर में भी बहुत चक्कर है। आईआर जो होता है वो हमारे सबसे ज्यादा काम की वेव्स में से है ना। आईआर, रेडियो वेव्स, ये दोनों सबसे ज्यादा काम की है ना। चल पहले रेडियो वेव्स के बारे में आप बता देता हूं। रेडियो वेव्स ये वो तरंग है जो हमें टीवी, मोबाइल, वाईफाई, रेडियो ये सब में काम आती है। तो इनके जो लैम्बडा होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना। लैम्बडा जो होता है इनका वो ज्यादा होता है, क्योंकि इधर इधर जाएंगे तो लैम्बडा कम हो रहा है। तो इनका लैम्बडा ज्यादा होता है, इनका लैम्बडा मीटर में हो जाता है। कभी कभी मीटर, एक मीटर की तरंग बनती है, ये एक मीटर की तरंग बनती है। ठीक है, दूसरी बात आपको इसमें याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, कुछ टिप्स बता रहा हूं जो ध्यान रखना। पूरी कॉमन सेंस पे बेस्ड चीजें है कि इसमें कौन सी वेव कहां से कहां तक आएगी, है ना। जैसे ये वाला आप देख सकते हो चार्ट, ये वाला चार्ट देख सकते हो, तो इसमें ये उल्टा बना हुआ है ना। इन्होंने नीचे से ऊपर की तरफ बनाया हुआ है, मतलब कि यहां पे सबसे ज्यादा आवृत्ति बनाई है और यहां पे सबसे कम आवृत्ति बनाई है। तो मैं आपको जूम करके बता रहा हूं। यहां पर हम शुरुआत कर रहे हैं रेडियो वेव्स दी हुई है, ये सारी रेडियो वेव्स है। तो रेडियो वेव्स अगर आप देखना चाहो, अच्छा कहां पर क्या लिखा हुआ, कहां पर लैम्बडा है, कहां पर आवृत्ति, वो भी एक बार बता देता हूं। हम ऊपर की तरफ जा रहे तो ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब
आवृत्ति बढ़ना चाहिए, तो आवृत्ति ये रही, ये रहा लैम्डा। तो देखो आप यहां पर देखो कि जो दीर्घ रेडियो तरंगे होती है उनका लैम्डा 10⁻7 मीटर तक होता है, या रेडियो वेव्स जो होती है उनका लैम्डा 10⁻2 मीटर, मतलब 100 मीटर का उनका लैम्डा होता है। या जो एफएम और टेलीविजन में होती है उनका एक मीटर तक उनका लैम्डा हो रहा है। ठीक है, तो आपको याद, अभी जो मेरी बातें ध्यान सुन लोगे ना तो तुम्हें कभी ये रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा अच्छा सर ये वेव के बाद वो वाली वेव क्यों आएगी, या तुम्हें रेंज याद करवा दूंगा अभी मैं, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। बस लैम्डा से याद रखो, फ्रीक्वेंसी से याद रखने की जरूरत नहीं है। लैम्डा से याद रखो क्या कि सर लैम्डा जब ज्यादा होता है तो वो यूज हो रही है सारी रेडियो वेव्स वगैरह में, है ना। अब रेडियो वेव्स में अलग अलग वेव्स होती है। आपसे सब पूछेगा कि भैया बताओ कि ऐसे ये जो प्रीवियस ईयर सवाल आया था उसमें बोला हुआ था कि इनमें से किस लैम्डा किसका सबसे ज्यादा किसका सबसे कम है, इस प्रकार के सवाल आए थे, या कौन सी वेव किस में यूज हो रही है ये पूछा था। तो अगर मान के चल तेरे पास दो ऑप्शन है, ध्यान सुनो, खुद पहले सोच के बताओ। दो ऑप्शन है, एक तरंग जो है वो टीवी के सिग्नल दे रही है, एक तरंग रेडियो के सिग्नल दे रही है। आपको क्या लगता है किस तरंग की आवृत्ति ज्यादा होनी चाहिए, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो एक रेडियो है, एक टेलीविजन है, किसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, है ना। रेडियो वेव्स के अंदर ही जो एफएम वाली है ना, जो एफएम रेडियो होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, किसकी ज्यादा होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है टीवी की। क्यों कि टीवी वाली जो है देखो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि टीवी की जो तरंगे आ रही है वो तुम्हें टीवी दिखा भी रही है और सुना भी रही है, मतलब उसके अंदर पिक्चर भी आ रहा है और ऑडियो भी आ रहा है। जो रेडियो वाली उसमें केवल ऑडियो आ रहा है। मतलब क्या हुआ सर कि यहां पर वही वाली बात है कि जो एएम, जैसे अब आपको पता होगा रेडियो वेव्स में भी है ना दो प्रकार के रेडियो, एक एफएम होता है और एक एएम होता है। ये वैसे क्या होता है सब कुछ, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स वगैरह होती है, अलग अलग टाइप की वेव्स होती है, वो सब हमें नहीं पढ़ना है। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि ये एएम वाली कम एनर्जी की होगी, रेडियो वाली उससे ज्यादा की होगी, टेलीविजन वाली उससे भी ज्यादा की होगी। फिर उसके बाद में लघु रेडियो तरंगे होंगी जिनकी एनर्जी और ज्यादा होगी या लैम्डा कम होता जाएगा। उसके ऊपर माइक्रो तरंगे होगी। ठीक है, माइक्रो के ऊपर अवरक्त तरंगे होगी। अब अवरक्त तरंगे जो होंगी उनका लैम्डा बहुत कम हो चुका है और उनकी आवृत्ति बढ़ चुकी है, 10 के ऊपर आ चुकी है आवृत्ति। ठीक है, अब यहां पर अच्छा इसको याद रखने का एक और तरीका भी है, क्योंकि हमारे पास जो दृश्य प्रकाश होता है उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। दृश्य प्रकाश कहां होता है? सो दृश्य प्रकाश होता है 400 से 700 नैनोमीटर, या हम चाहे तो उसके लिए जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू 10⁻⁻6 के अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। नैनोमीटर बोल रहा हूं तो 10⁻⁻9 लगाओगे और वहां पे 700 लिखा हुआ है तो 2 जीरो से जो 2 जीरो काट दो 0.7 के करीब, मतलब 10⁻⁻6 मीटर के करीब मैं बोल सकता हूं। ये वैसे ये दृश्य प्रकाश को और फैलाकर नहीं यहाँ पे रंग के हिसाब से लिखा है, एक बार इसको देख लेना आप लोग सभी। ठीक है, अब अवरक्त तरंगे कहां काम आती है? अवरक्त तरंगे जो है वो एक्चुअली हीट रेडिएशन, जहां पे भी हीटिंग वगैरह हो रही है वो अवरक्त तरंगों की वजह से, हीट जहां भी आ रही है वो अवरक्त तरंग की वजह से। ठीक है, मतलब जैसे अगर आपको कहीं भी धूप में खड़े हो गर्मी लग रही है, क्यों? अवरक्त तरंगों की वजह से। आग के पास खड़े हो गर्मी लग रही है, क्यों? अवरक्त तरंगों की वजह से। और दूसरी बात, जो छोटी दूरी पे सिग्नल भेजना होता है हमें वो अवरक्त तरंगों से होता है। छोटी दूरी पर जैसे मतलब सर देखो क्या होता है कि सीधी सी बात है, आपको जितनी ज्यादा दूरी पर भेजना होगा ना लैम्डा उतना बढ़ाना होगा। कम लैम्डा वाली और ज्यादा आवृत्ति की तरंगे ज्यादा दूर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उनकी आवृत्ति ज्यादा है, भले ही वो चीर फाड़ के ज्यादा जगहों से निकल जाएंगी, लेकिन उनका लैम्डा कम है तो वो ऑब्स्टिकल्स को, है ना, मतलब कि अगर उनके बीच में जो अवरोध आ रहे हैं उनको पार नहीं कर पाएंगी। जैसे अगर मान के चले एक तरंगे जिसका लैम्डा जो है वह 2 मीटर 4 मीटर है तो वो ज्यादा चीजों को पार कर पाएगी, मतलब ज्यादा चीजों को पार कर पाएगी और ज्यादा दूर जा पाएगी। क्यों? कि ये तरंग उठी, ये यहां से उठी सर, फिर अगली नीचे उठी, तो ये वाले तो सारे उसने पार कर लिए, फिर यहां से वो आगे बढ़ जाएगी, वो ज्यादा दूर जा पाएगी। तो उसकी ज्यादा दूर जाके एनर्जी में लॉस कम होगा। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली या कम लैम्डा वाली तरंग है तो ये आई ऐसी आ रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल से को देगी तो यहाँ अब इसको पार तो नहीं कर पाएगी, इसके अंदर से घुस के निकलना पड़ेगा, एनर्जी में कुछ लॉस हो जाएगा। फिर जितने ज्यादा ऑब्स्टिकल से निकलेगी उतनी ज्यादा एनर्जी में लॉस होता जाएगा, है ना। यही वजह भी है कि बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि सर हमारे यहाँ वाईफाई के सिग्नल, है ना, वाईफाई के सिग्नल वगैरह वो ज्यादा दूर तक नहीं कैच कर पाते, बीच में 2 दीवारें आ जाएंगी, आगे वाईफाई नहीं आएगा। लेकिन मोबाइल के नेटवर्क आ जाते हैं।
क्यों? क्योंकि वाईफाई की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। इसी प्रकार से अवरक्त तरंगे जो हमारे रेडियो, ये रेडियो क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे रिमोट के जो सिग्नल वगैरह होते हैं उसमें भी यही होता है ना। जो रिमोट होता है उसमें IR रेडिएशंस निकलती है, जितने भी रिमोट है उनमें IR रेडिएशंस निकलती है। तो IR रेडिएशंस जो होती है ना, IR रेडिएशन, वो IR रेडिएशन क्या होती है, वो उनकी आवृत्ति ज्यादा होती है ये रेडियो वेव्स के मुकाबले, तो वो ज्यादा दूर पार नहीं कर पाती यार, है ना। बहुत बार तो क्या होता है, कुछ कुछ रिमोट में आगे हाथ रख दो, आगे आदमी आ गया तो उधर चैनल ही नहीं बदल पाता है, ठीक है। बोला भैया सामने से टीवी के सामने से चैनल चेंज करना है, क्यों? क्योंकि वो जो तरंगे है ना, वहां पे अगर रेडियो सिग्नल होता तो टीवी का बगल के घर वाले के टीवी का सिग्नल चैनल बदल देता, तो है ना। तो मतलब हम कुछ ऐसे रिमोट चाहते कि चैनल हमारे घर का ही बदला है और थोड़ी ठीक ठाक दूरी पर बदल जाए, है ना। अगर मान के तो तेरे रिमोट से रेडियो तरंगे निकल रही है तो तूने यहाँ पे चैनल बदला, पता चला पूरी कॉलोनी का चैनल बदल दिया तूने, है ना। तो ऐसा हम नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि थोड़ी दूरी तक, तो उसमें सब में IR रेडिएशंस यूज होती है। उसके ऊपर विजिबल आती है, विजिबल तो हमें पता ही है क्या करती है। उसके ऊपर पराबैंगनी, एक्स किरणें या एक्स किरणें वगैरह, एक्स किरणें जो होती है वो यूजुअली मेडिकल पर्पस वगैरह में भी यूज करते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको बताना एक्सरेज क्या होती है ना, एक्सरे करवाते हैं हम। तो ये एक बार आप रीड कर लेना यार अच्छे से, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, 100% रूप से अच्छे से समझ में सब कुछ आ जाएगा। मतलब मैंने मैक्सिमम बातें बता दी है, वो यहां पर इन सबकी रेंज भी लिखी हुई है, एक बार रीड कर सकते हो आप। क्लियर है कहानी? टेस्ट में ये वाला चैप्टर भी आएगा, है ना, क्योंकि टेस्ट तो मैंने 3-4 दिन पहले ही बना दिया था और मुझे पता नहीं था कि कल वो मीटिंग के चक्कर में तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो ये वाला चैप्टर भी टेस्ट में आएगा और चिंता ना करो, जो थ्योरेटिकल बातें बताई वही इस टेस्ट में आएगी। चलो, तो अब इस पे क्वेश्चंस मैं नहीं अभी करवा रहा हूं, है ना। इसमें बस बेसिक से क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही होंगे। तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी एक बार आप लोग ना, ये मॉड्यूल के जितने क्वेश्चंस है आप खुद देख सकते हो यार। ये यहां पर ये देखो, ये सब हमारे जो फॉर्मूले, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कैसे होती है, फिर संधारित्र के लिए ID और IE क्या होते हैं, इसी प्रकार से, है ना, हमारे पास बिल्कुल बेसिक से सवाल होंगे। यहां पर बोला हुआ है कि हर्ट्ज के प्रयोग ने क्या बताया था, या हमें बोला कि B बराबर V0 sin ओमेगा t है, तो इसमें से आवृत्ति किस पर निर्भर नहीं करती, मैक्सवेल का समीकरण चारों में से कौन सा सही है ना। ये बेसिक से सवाल यहां पर है, थ्योरेटिकल सवाल है। एक दिन का थोड़ा सा समय दीजिए आप, है ना। बाकी ये मैंने संवेग का जो फॉर्मूला बताया है वो संवेग का फॉर्मूला यहां पर पूछा हुआ है। तो यह सारी बातें जो है ये एक बार सारे थ्योरेटिकल सवाल है, आप एक बार बढ़िया से पढ़ेंगे, 90% सवाल आपसे बन जाएंगे। जो नहीं बनेंगे उनके एक बार आंसर देख लेना, और फिर भी जो बच जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है मामला, है ना। इसमें कुछ कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल भी होंगे, लेकिन एक बार आप ट्राई करो, हम फिर उन्हें डिस्कस कर लेंगे, है ना। काफी सारे सवाल है और इसके जो PYQs है वो भी एक बार आप ट्राई जरूर करना। बाकी मैं इसके लिए अलग से आने वाले समय में, मैं अभी नहीं करवाना चाह रहा हूं, क्यों? क्योंकि एक बार मैं चाहता हूं आप खुद से ट्राई कर लो यार, खुद से ट्राई कर लो, फिर उसके बाद में और चीजें जो होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसा अभी मैं आपको बोला था ना 2022 में, देखो 2022 में ये सवाल आया था, 2022 में ये सवाल आया था। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग दी हुई, इनका तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है। तब तुझे तरंग दैर्ध्य नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये तो पता ना एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, किसकी एनर्जी कम होती है। चलो, आज तो मजा आया, दोनों बैच से एक शिकार किए हैं आज। ओके, ये बोला विद्युत चुंबकीय तरंग में 2020 का सवाल, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होता है। तो हमें पता विद्युत बता चुंबकीय C होता है, सर C/1। इसी प्रकार से यहां पर अब हमें, अच्छा ऐसे कुछ सवाल हो सकते हैं तो थोड़े आपके फंस जाए, है ना, ये थोड़े से फंस जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको जो मैंने बताया B बराबर B0 sin ओमेगा t,
साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, उससे करने की कोशिश करो, लेकिन अगर ऐसे तरंग वाले क्वेश्चन फंस जाते कुछ तो वो अभी हम तरंग चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके अंदर 100% रूप से आपसे बनेंगे, सब आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। 2020 में एक और सवाल पूछा गया था कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है। ठीक है, 2019 में पूछा गया कि 20 माइक्रोफैराड धारिता के किसी समांतर प्लेट संधारित्र को किसी एक, अच्छा हाँ ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, ये एक बार बताओ आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ कर पाओगे क्या। 20 माइक्रोफैराड धारिता की किसी एक समांतर पट्टिका संधारित्र को किसी ऐसे वोल्टेज स्रोत द्वारा आवेशित किया जाता है जिसका विभव प्रति सेकंड, देख मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया तुझे, है ना, वही वाला फॉर्मूला है, विभव प्रति सेकंड वी है, वी बराबर है वी मतलब या डीवी बटा डीटी बोल सकते हो, 3 वोल्ट पर सेकंड की दर से परिवर्तित होता है। फिर आपको बोला कि संयोजक तारों में प्रवाहित चालक धारा और विस्थापन धारा का मान क्या होगा। चालक धारा और विस्थापन धारा याद रखना, अंदर की विस्थापन धारा और बाहर की चालक धारा बराबर होती है, मैक्सिमम वैल्यू। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, धारा निकालना, तो ये हो जाएगा सर C इंटू डीवी बटा dt, तो dv बटा dt आपको 3 दिया हुआ है, C की वैल्यू आपको 20 दी है, 20 इंटू 3 करो, आंसर आ गया 60 माइक्रो एम्पियर आंसर आ गया। लो ओरल सवाल। इसी प्रकार से लो ये पूछ लिया कि निम्न में से कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य किसका है, 2019 का सवाल है ना। 2019 में एक और सवाल किया, म्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे दी, आपसे बोला प्रकाश का वेग क्या होगा क्रमशः, है ना। अच्छा इसमें एक और छोटी सी बात ये भी लिख लो, प्रकाश का वेग जहां पर लिखा हुआ था हमने, हाँ देखो ये हमने वायु के लिए लिखा, वायु के लिए। अगर मैं अन्य माध्यम के लिए लिखूंगा तो क्या होगा, अन्य माध्यम के लिए, तो अन्य माध्यम के लिए लिखेंगे हम v बराबर होगा 1/√μ इंटू एप्सिलॉन, उस माध्यम का म्यू उस माध्यम का एप्सिलॉन। अब अगर मान के चलो मुझे कंपेयर करना है कि भैया एप्सिलॉन नॉट के पदों में लिख के बताओ, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, v बराबर होगा √μ0 एप्सिलॉन आर, मतलब सॉरी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये हो जाएगा μ0 म्यू आर। अरे लिख सकते हैं ना इसे, तो अपेक्षित, तो यह हम चाहे तो इसमें से 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट को c लिख देंगे, तो हो जाएगा c बटे में √μr एप्सिलॉन आर। तो वही क्वेश्चन में अपेक्षित दिया हुआ है, आपको v की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करोगे 100% आपसे सारे सवाल बनेंगे, बहुत जोरदार तरीके से बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ नहीं बनते तो एक बार मैं अभी जो अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें एक दिन में भले आपके जो डाउट होंगे वो अलग से ले लूंगा। चलिए, तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। अब हम मंडे की क्लास से एक नया चैप्टर शुरू करने वाले, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र। तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना, मिलते आने वाले समय में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।